अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज है वीकेंड और वीकेंड पे होती है वीकेंड वाइब्स। जी हाँ, जब ये वीकेंड वाइब्स होती है ना तो बड़े सारे प्लान्स भी बनते हैं और बड़ी सारी जो है वो चीज़ें दिमाग में आ रही होती है कि आज हमने अपना वीकेंड जो है वो कैसे प्लान करना है, कैसे अपने वीकेंड के साथ जो है वो संडे गुजारना है, फिर सैटरडे है पूरा दिन और फिर उसके बाद मंडे ऑब्वियसली, जिस पे हम कहते हैं कि जी बैक टू वर्क। और ये जो बैक टू वर्क होता है ना, इसका एक स्ट्रेस होता है और ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ घसीट के जो है वो लगेज लेके जा रहे हैं मंडे तक। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो लोग अपना वीकेंड बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग अपने सारे काम जो हैं वो अर्ली मिड डे में कर लेते हैं, यकीन करें उनको कभी भी अपने मंडेज़ को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मंडे मैनेज करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपने क्या मैनेज करना है, आपने अपना वर्कलोड मैनेज करना है और आपने मंडे वाले काम जो आपको मंडे को आके करने हैं, किसी ने स्कूल का काम करना है, किसी ने कोई प्रैक्टिकल का काम करना है, किसी ने कोई असाइनमेंट देना है, किसी ने किसी भी चीज़ के बारे में अगर मंडे को प्रेजेंटेशन देनी है और कोई अगर सुबह सुबह किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो डेफिनेटली आप ये सारे काम जो है वो सैटरडे यानी आज मिड डे में निपटा सकते हैं और फिर खुशी खुशी ये पूरा 1.5 दिन जो है वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं एज वीकेंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आपकी स्किन केयर से, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो इस तरह से है आजकल गर्मियों में कि वो खुद अनप्रिडिक्टेबल हुई हुई है। स्किन जो है ना उसके मामलात ऐसे हैं कि स्किन के मामलात कुछ भी नहीं कह सकते। कभी जो है वो रेड हो जाती है, कभी जो है वो टू टोन में आ जाती है, कभी जो है स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग फील होने लग जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आजकल यूजुअली ये करते हैं कि वो सुबह सोकर उठते हैं तो फिर वो आइसिंग कर रहे होते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि सुबह सो के उठे तो आइसिंग करनी है। अच्छा जी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अपनी स्किन को चमकदार करने के लिए, अपनी स्किन को जो है वो सॉफ्ट करने के लिए, बेबी लुक देने के लिए और फेयर करने के लिए, फ्रेश करने के लिए आपने क्या करना है? आपने इस्तेमाल करना है एवोकाडो। जी हाँ, आपने एवोकाडो का इस्तेमाल करना है और एवोकाडो के इस्तेमाल के लिए आपको जो है वो, बल्कि चलें सबसे पहले आपको रेमेडी बताते हैं विटामिन ई के हवाले से। विटामिन ई जो है बहुत बेनिफिशियल है इन तमाम तर चीज़ों के लिए कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से जो स्कार्स वाली स्किन है ना उसके ऊपर आप ये जो स्कार्स होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको विटामिन ई की ज़रूरत होती है कि विटामिन ई का जो ऑयल है वो आप अपनी स्कार वाली स्किन के ऊपर उसका मसाज करें 10 से 15 मिनट। और ये रोज़ाना की बेसिस पे ना करें, आप ये करें कि आप 3 दिन में एक दफ़ा ज़रूर विटामिन ई से जो है वो अपने चेहरे का मसाज करें, उसका जो ऑयल होता है उसका मसाज करें। और उसके बाद फिर आप देखें कि आप फूड भी इस तरह के खाएं कि जिसमें विटामिन ई शामिल हो। तो विटामिन ई खाएं भी और विटामिन ई जो है वो लगाएं भी। तो ये मैंने आपको जो है वो तरीका बताया कि किस तरीके से आप अपनी स्किन के जो स्कार्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं हम कि आपकी स्किन को कैसे चमकदार बनाया जा सकता है। अब कुछ बात करते हैं हम कि आप अपनी स्किन को यंग लुक कैसे दे सकते हैं, आप अपनी स्किन को बेबी स्किन कैसे फील कर सकते हैं और जो कहते हैं ना कि एक स्मूथनेस आती है स्किन के ऊपर, वो लुक आप कैसे दे सकते हैं। तो उसका बेहतरीन हल जो है वो है बनाना और एवोकाडो का मास्क। जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बेनिफिशियल मास्क है। तो आपने क्या करना है कि आपने बनाना लेना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने एवोकाडो लेना है। तो जब आपने बनाना लेना है, एवोकाडो लेना है, इनको आपने एक जगह मैश कर लेना है। अच्छा, आप एक एवोकाडो भी ले सकते हैं या आप 2 एवोकाडो भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप कितना लगाना चाहते हैं, गर्दन पे भी लगाना चाहते हैं या नहीं। तो आपने अच्छे तरीके से ये मास्क जो है इसको अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट इस मास्क को आपने बनाना का और एवोकाडो का अपनी स्किन पर लगे रहने देना, यानी कि अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी स्किन है वो चमकदार, गोरी, खूबसूरत और एकदम से स्मूथ हो जाएगी। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये बहुत एक ज़बरदस्त स्किन के लिए, स्किन की खूबसूरती के लिए जो है एक ब्यूटी सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ में जो है इस वक्त में अभी शेयर किया है। तो दिस इज़ रियली ग्रेट और ये आप ज़रूर यूज़ करें तो आपको होने लगा है बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे। अच्छा जी, अब कुछ खबरें जो हैं वो आपके साथ में शामिल करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। तो जो मौसम का हाल है वो किस तरह से है? मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि शहर कायद में जो गर्मी की शिद्दत है वो बिल्कुल बरकरार है और मौसम गर्म है, मरतूब है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि शहर में जो बारिश है अभी उसका भी कोई इम्कान नहीं है। आज सुबह मेरी अम्मी कह रही थी कि बारिशें होंगी तो गर्मी जो है वो कुछ थम जाएगी, लेकिन पता नहीं बारिशें कब होंगी। बारिशें होंगी फिर
उसके बाद आम जो है वो आएंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो है लोग इंजॉय करेंगे। और आम से रोटी कभी खाई है आपने? ये मैंने आपको, जब आम आना है ना, आम का सीज़न आना है, यानी कि आ तो चुका है आम का सीज़न, लेकिन फुल ऑन आम आने ना, तो मैंने आपको तब बताना है कि इस सीज़न में आप आम रोटी के साथ किस तरीके से खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। तो बात मौसम की हो रही है, तो मौसम जो है वो गर्म है, मरतूब है, और इसके अलावा जो है शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 तक जाने का इम्कान है। अच्छा, उसके अलावा जो है मगरिब सिमत से 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। हवा में नमी का जो तनासुब है वो है जनाब 70%, 70% से भी ज़ायद है। और आज दिन भर जो है वो मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि दिन भर का जो मौसम है आज 11 बजे वो कैसा रहना है मौसम। तो 11 बजे जो मौसम रहेगा वो रहेगा 35 सेंटीग्रेड, और फिर 12 बजे मौसम रहेगा 35 सेंटीग्रेड, 1 बजे मौसम रहेगा 36 सेंटीग्रेड, और फिर 2 बजे जो मौसम रहेगा वो रहेगा 37 सेंटीग्रेड। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है मौसम की, जिस हवाले से हमने आपको किया है अपडेट। अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रेन्स की, और ट्रेन्स का जो शेड्यूल है, डेफिनेटली ट्रेन्स के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें हो रही थी। इससे पहले भी, ईद से पहले भी स्पेशल ट्रेन्स की भी बातें हो रही थी, लेकिन एक और भी बड़ी खबर है वो हम जो हमारे करस्पॉन्डेंट बैठेंगे तब शेयर करेंगे। लेकिन अभी ट्रेन के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रेन्स का शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है कि जो कराक्रम एक्सप्रेस है कराची से लाहौर जाने वाली, भाई उसके साथ क्या हुआ कि उसका एसी ख़राब हो गया। और ये वो मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं कि कराक्रम एक्सप्रेस का एसी था, ये ख़राब हो गया। नाक़िस सहूलियात पर मुसाफिरों का हैदराबाद स्टेशन पर एहतजाज सामने आया। मुसाफिरों की रेलवे इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी। अच्छा जी, मुसाफिर कह रहे हैं कराची वाले कि हमने बिज़नेस क्लास के टिकट लिए हैं, मगर कोई बोसीदा जो है वो कोच लग रही है, इतनी सी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो है वो बैठने की सही जगह नहीं है, बोसीदा सी सीटें हैं, एसी भी ख़राब है, सीटें जो हैं वो झूल रही हैं। ट्रेन कराची से चली और बाथरूम में पानी भी मौजूद नहीं है। चलिए जी, इस पे जो है वो बात भी करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपके साथ में जो है ये हमने ख़बर भी शेयर की है। अच्छा जी, अब कुछ शेयर करते हैं आपके साथ में। ख़बर कुछ इस तरह से है कि आपने ग्रॉसरी करने जाना होगा, और ग्रॉसरी करने जाने से पहले आपने रेट्स भी पता करने होंगे कि दालों के क्या रेट्स हैं। जी हाँ, तो दालों के रेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। दाल माश के जो रेट्स हैं वो हैं 385। इसके अलावा जो मूंग की दाल है उसके रेट्स हैं 380। फिर उसके अलावा जो मसूर की दाल है उसके रेट्स हैं 260। फिर उसके अलावा दाल चना जो है उसके रेट्स हैं 280। फिर उसके बाद जो है काबली चना जो है उसके रेट्स हैं 350। और फिर जनाब, अच्छा ठीक है जी, ये 350 इसके रेट्स हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं हम कि अभी रिसेंटली कल से लेके अब तक, इनफैक्ट 2 दिन से लेके अब तक जो कुछ भी ईरान में हो रहा है उसके हवाले से जो खबरें हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ईरान में तकरीबन 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं वो मौजूद हैं, और अभी करंट जो वहाँ पर सिचुएशन है उस हवाले से जो है हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और अभी वहाँ पर जो 5000 इस वक्त ज़ायरीन मौजूद हैं उनके हवाले से जो है ये खबर है कि ईरान में तकरीबन 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद हैं। सिफारती मिशन ज़ायरीन की वापसी को आसान बनाएंगे और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम का कहना है कि ईरान में तकरीबन 5000 जो हैं वो पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद हैं। तो ये तो जी खबर है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। एक और ख़बर है और वो इसराइली पायलट के हवाले से है, जो कि ईरानी जो गवर्नमेंट है उनका ये दावा सामने आ रहा है। खबर कुछ इस तरीके से है कि इसराइली तैयारे मार गिराए, खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मीडिया जो है इस तरह का दावा कर रहा है। अच्छा, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए हैं, जबकि खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी जो तस्नीम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम ने इसराइली हुकूमत के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। अच्छा जी, आज अब जो इनकी ओल्ड मीडिया रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि ईरान ने एक इसराइली खातून पायलट को गिरफ्तार किया है। ओके, ईरानी मीडिया की इन रिपोर्ट्स की तहाल ईरानी हुकूमत और इसराइल की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों के हमले में इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई है। इससे कबल ये इतलात आई थी कि ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनसे हमला किया है। तेल अवीव के साथ मकबूजा यरूशलेम में भी धमाकों की जो आवाज़ है वो सुनाई दी गई है। अच्छा जी, एक और ख़बर, और ये है फ़्लाइट से रिलेटेड, नजफ़ से कराची। अच्छा जी, ये खबर कुछ इस तरीके से है कि नजफ़ से कराची जो है
बाकू से लाहौर और कराची से जद्दा के लिए जो 7 परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। ये हम आपको फ़्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग और कशीदगी के बायस नजफ़ से कराची, बाकू से लाहौर और कराची से जद्दा के लिए 7 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। गैर मुल्की एयरलाइन की कुवैत से कराची की 2 परवाज़ें 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि दुबई से कराची की 2 परवाज़ें EK 606 और 607 की रवानगी में 2 घंटे ताख़ीर हुई है। कराची से इस्तांबुल आने और जाने वाली 4 परवाज़ें 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि कौमी एयरलाइन की कराची से मस्कत की परवाज़ PK 225 की रवानगी में 5 घंटे ताख़ीर हुई है। अलावा अज़ीज़ शारजा और दुबई में फैसलाबाद आने और जाने वाली 4 परवाज़ें 2 घंटे, जबकि शारजा से सियालकोट और दुबई से मुल्तान की 4 परवाज़ें 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं गोल्ड प्राइजेस। गोल्ड प्राइजेस जो हैं वो क्या हैं जी? सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। चलिए जी, सोने की कीमत में जो है वो इजाफा हो गया है। मशरिकी वस्ता में कशीदगी के बायस सरमायाकार शदीद परेशान हैं और स्टॉक मार्केट्स में बोझाल की सूरत हाल है। अच्छा जी, इसराइल ईरान के हमले के बाद आलमी मंडियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई है और आलमी मार्केट में सोना जो है वो $46 महंगा होकर $3,417 फ़ी औंस पर आ गया है। अच्छा जी, पाकिस्तानी मार्केट में जो फ़ी तोला सोना है वो 4,600 रुपये महंगा होकर 3,61,500 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,023 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 3,10,007 रुपये हो गई। फ़ी तोला चांदी 35 रुपये इजाफे के बाद 3,780 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये हैं वो खबरें जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब क्योंकि हम जब सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते तो आपको बता रहे होते हैं, हर सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे होते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे शहर में, मुल्क में और मुल्क से बाहर। तो हैं ढेर सारी खबरें, करेंगे ढेर सारी बातें और साथ साथ वीकेंड वाइब्स भी आपको याद दिलाते रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे करस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हमारे रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन अयाज भाई ने हमें ज्वाइन किया है, फिर हमारे साथ जो है वो आज़ाद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अयाज भाई, इतने दिनों बाद आप आज हमारे शो पर आए। डेफिनेटली बातें बहुत मज़े की होने वाली हैं, क्योंकि अयाज भाई के जो फैंस हैं ना, जो हमें पूछते कि भाई अयाज भाई आजकल नज़र नहीं आ रहे, तो भाई अयाज भाई अब अपना शो कर रहे होते तो अयाज भाई के पास टाइम ज़रा कम होता है हमें टाइम देने के लिए। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो पर आए। अच्छा अयाज भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज कि जो सिंध का बजट है, अब 2006 और 2005 का ये जो बजट है, इसमें ट्रांसपोर्ट के जो शोबा है उसके लिए अहम ऐलानात किए गए हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से हैं कि नई 12 मीटर EV बसें रेंट टू ओन मॉडल के तहत कराची की जो है वो 100 जगहों पर जो है वो चलाई जाएंगी। जल्द कराची की सड़कों पर रवा दवा होंगी। 5 डबल टेकर बसें जो हैं वो भी जल्द फाल की जाएंगी। व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट में दी गई इन तजावीज़ को और इन इक़दामात को? ये कराची में ही चलेंगी ना, डबल टेकर? जी, सड़कों पे चलेंगी। पहले बात ये है कि हम तो वो रोना रोना ही हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ। कराची की मेन सेंटर ऑफ द सिटी की जो सड़क है, गुलशन वाला जो रोड हमारा यूनिवर्सिटी रोड जो कहलाता है, वो चलने के काबिल नहीं रहा। टूवर्ड्स आप आते हैं जहाँ से, जो हम रो रो के थक गए। अगर इस बजट में मुझे बड़ी खुशी होती। देखें, अब ये 16-17 साल बाद भी बजट देने वाले, और चीफ मिनिस्टर साहब बड़े वसूख से सीना ठोक के कह रहे थे कि मैं 4-5वीं स्पीच कर रहा हूँ। हाँ, 10वीं स्पीच वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के सूबाई, वहाँ से ये प्रमोट होते हुए पढ़े लिखे काबिल आदमी, उनकी उसके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप ये बात बोल रहे होते हैं तो कम से कम 2 मिनट के लिए, जैसे अपोजिशन वहाँ चिल्ला रही थी 2008 से महकमा खजाने पर जी बर्जुमान है, तो वो जो कह रहे थे कि कल CM शर्जीना मेमन साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पोस्ट बजट के बाद, तो कह रहे थे कि कल बड़ा अफसोस हुआ कि CM सिंध को टारगेट किया गया। तो भाई वो जब 10वां बजट दे रहे होंगे, जब वो फाइनेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इन कराची का लोग जो हैं वो तो चीखेंगे ना कि जो हालात जिस तरीके के थे। ठीक है, हम मानते हैं इस वक्त मईशत बहुत मुश्किल में है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे हमारे वफाकी वजीर ने कहा कि हम लोग कर्ज लेके लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। सही। बट फिर जब आप देखते हैं PSW, हम जब देखते हैं कि आपके फेडरल जो तरक्याती बजट आप रखते हैं, या तो वो सिर्फ वही जो लफ्ज़ों का पुराना घिसा पिटा मैं बोलता हूँ कि लफ्ज़ है गोरख धंधा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप
चले ये भी जरूरी होता है कि किताबों का फाइलों का पेट भरना हाँ, है कि जब पैसे निकालने के लिए चाहिए हो तो बोले भाई आपने तो वहाँ पे उसको अलॉट ही नहीं किए थे हाँ। स्कीम के लिए, उस स्कीम के लिए। तो हमारे यहाँ तो ये बड़े मसाइल है ना कि भाई इस काबीना में नहीं पास हुआ, यहाँ से पास नहीं हुआ, नैब उठा के ले जाती है, वो एक अलग बात है। सही। बट वो वाली बात कि कराची की पहले सड़कें तो देखें जहाँ आपने ये बसें चलानी है, ये खूबसूरत बसें, ये डबल डेकर बस नहीं सड़कें बंद तो रही, लिखा हुआ एहतियात आगे सड़क ज़ेर तमीर है। सही बात की है आज़ाद भाई ने कि भाई जिस तरीके से लिखा हुआ है सड़क ज़ेर तामीर है। आप क्या सोचते हैं इस बजट के ऊपर? बजट इतना ही इंतहाई अच्छा बजट था और मुराद अली शाह साहब ने तकरीर ऐसी अच्छी की है और जो के अंदर इकोसिस्टम जो माइक पर जो खिताब करते हैं मुराद अली शाह साहब, उनका जो पीछे जो प्रोड्यूसर था उसने आवाज़ ऐसे रखी हुई थी जहाँ पर एक तरफ से जो अपोजिशन के अराकान थे जिसमें MQ पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको आज़ाद उम्मीदवार कहा करते हैं, उनकी जानब से जो नारे लगाए जा रहे थे, चोर चोर, शोर शोर, मोर मोर, गो गो, वो नारे आवाज़ धीमी थी, ऐसे म्यूज़िक नहीं गुलकार गीत गाने शुरू लग जाता है, पीछे म्यूज़िक चलती है तो पीछे नारे थे, म्यूज़िक चल रही थी, चोर चोर चोर, शोर शोर। आगे जो मुराद अली शाह साहब खिताब कर रहे थे कि सिंध का ऐसा नक्शा बयान कर रहे थे जो सिंध तरक्की की राह पर गामज़न है, जिसे मुकम्मल तौर पर जो आर्टिफिशियल ये पौधा है, ये आर्टिफिशियल पौधा है, अगर जिस तरह हरा पौधा जो हरियाला हो गया, जिस तरह सिंध पूरा खुशहाल आबाद हो चुका है। लेकिन बजट मुराद अली शाह साहब ने तो खिताब किया, लेकिन मज़े की बात यह है इस महकमे का सेक्रेटरी फयार हुसैन जतोई साहब हैं, वो बैठते हैं एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज बने उनके दफ्तर में अक्सर। तो कभी कभार मैं रास्ते में गुजरते मैं पूछता था भाई जी बजट किस तरह बन रहा है, बोला मुझे तो पता ही नहीं। भाई क्यों? बोला मैं दफ्तर में नहीं हूँ। भाई बजट कौन बना रहा है? बोला जो बना रहा है जाके उनसे पूछो। मुराद अली शाह साहब ने कल जो बजट में खिताब किया है उसमें कहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बड़ा सबसे मसला था। सब मुलाजमीन सुबह से लेकर शाम तक मुझसे सवाल करते हैं हमारी तनख्वाहें कितनी बढ़ रही है, पेंशन कितनी बढ़ रही है, अलाउंसेस कौन से दिए जा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने जो कल किताब बजट पेश की है जो वॉल्यूम 5 है या बजट तकरीर है, उसमें लिखा हुआ है मुलाजमीन को एडाक बुनियादों पर 10% जो है तनख्वाह में इजाफा किया गया। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने जो तकरीर की उसमें कहा है कि 1 से लेकर 16 ग्रेड के मुलाजमीन को तनख्वाह के बाद में जो है 12% इजाफा किया गया है और उससे ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, जबकि पेंशन के बाद में 8%। लेकिन बजट जो किताब उसमें रखा 7%, 10% और 7%। लेकिन बड़ा सवाल ये मुराद अली शाह साहब ने जो तकरीर खिताब की वो पता नहीं कहाँ से लाए थे और जो किताबें या बुक्स जो है अरकान असेंबली में या मीडिया के नुमाइंदगान या अफसरान को फराहम की गई उसमें कुछ और लिखा हुआ है। मुराद अली शाह साहब ने जो खिताब किया वो बजट तकरीर कहाँ से आई थी और जो आवाम को पेश की गई दिखाई गई किताबें हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। इसलिए ऐसे कुछ टैक्सेस भी उन्होंने ख़त्म किए हैं, कुछ कम किए हैं। लेकिन बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें अच्छा मज़े की बात एक और भी मेरे बात जो है बजट पेश होने से पहले इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, मतलब बजट रखा कितना जा रहा है, उसमें इजाफा कितना किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, तरक्याती बजट में बहुत सारी कटौती की थी, बिल्कुल ना होने के बराबर बजट पेश किया था जिसके रखने की कोशिश की थी, तजावीज़ थी। उसके बाद में कई जो वज़रा बड़े ताकतवर वज़रा उनको जरदारी हाउस के फराल तालपुर साहब के पास जाना पड़ा। उनको कहा भाई ये क्या करें हमारे महकमों के साथ, क्या मजाक कर रहे हो, हमें लोग क्या आगे इलेक्शन भी आने हैं, हमें हुकूमत भी संभालनी है, मामला देखने हैं, क्या कर रहे हो। उसके बाद में जब वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया उसके बाद में इन्होंने नज़रसानी की। नज़रसानी करने के बाद में जल्दबाजी में ये इन्होंने स्कीम में शामिल की। पता नहीं चल रहा, पहली बार ये हुआ है कि मुराद अली शाह ने कराची का बजट अलग पेश किया है। जैसे को मुराद अली शाह को कराची का मेयर है या कराची का नाज़िम आला है या कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, पता नहीं क्या सूरत हाल है, बजट पेश किया। उसमें कहा गया कराची के लिए हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। लेकिन कराची सूबे सिंध का ऐसा है, सूबे का दारुल खिलाफा है। कहते खिताब करते कराची हमारा बेगा सिटी है, उसके लिए मनसूबे ये रखने जा रहे हैं और बाकी जो इलाके उनके लिए ये रखने जा रहे हैं। कल जो अरकान असेंबली ने जो एहतजाज किया है अपोजिशन, उनका जायज़ था। उसमें को सिर्फ कराची के मेंबरान नहीं थे, उसमें हैदराबाद के मेंबरान थे, लेकिन एक अकलती मेंबर खड़ा हुआ था इनके साथ, अपोजिशन लीडर के साथ, जिसका ताल्लुक इस्लामकोट से है, जो MQ पाकिस्तान का हिस्सा है। मेंबर साहब वो भी चीख रहा था कि बजट हम कबूल नहीं करते। भाई क्या इस्लामकोट का बजट जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ का जो मेंबर है वो यहाँ का असेंबली के फ्लोर पर कहता है कि मुझे ये बजट मैं मुस्तरद करता हूँ। लेकिन बजट के मामला ये है कि सिंध हुकूमत इस बार जो बजट पेश किया है ये मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बौखलाहट का शिकार बजट था।
चले बौखलाहट का शिकार बजट तो था, ज़रा ये बसेस के बारे में बताएं ना, जिन बसेस के ऊपर ज़रा फोकस है, जो अयाज भाई भी कह रहे हैं कि ये बसेस चलेंगी कहाँ। आपको लगता है ये बाकी हकीकत हो जाएगा, इस तरह की जो है वो डबल डेकर बसेस आ जाएंगी और बाकी जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बसेस का कहा है वो भी आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस भी चल जाएंगी, ऐसा कुछ है आपको लग रहा है? इलेक्ट्रिक बसें मेरे ख्याल 1000 हैं, उसमें 500 बसें हैं जो कराची में दौड़ेंगी। अभी तक रूट का तय नहीं हुआ है। तो दौड़ क्यों नहीं रही आज़ाद भाई, कहाँ रह गई हैं ये बसें? नहीं, वो पैसे रखे हैं ना। अच्छा, जरा अभी बजट का ऐलान किया, उसके बाद बजट मुंतकल होगा, क्योंकि संसद हुकूमत बजट रखती है। क्योंकि इस हवाले से तो काफी पहले से हम सुन रहे हैं, इस हवाले से तो पिछले साल से जो है वो आवाजें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, बस 6 महीने बाद, बस 2 महीने बाद 8 से 10,000 बसों की जरूरत है इस शहर को। 100 बसेस, 500 बसेस, ये लॉलीपॉप हैं, ये आपके ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाली हैं। और ये अब आप वही बात है जो मैं अपोजिशन की जबान बन जाऊंगा, वो ये कह रहे हैं कि ये अगर आप 100 बसेस 500 बसेस साल में लेके आ रहे हैं तो ये 10,000 बसेस कितने सालों में पूरी होंगी? इस कराची शहर का पेट कब भरेगा? आप इसको अगर कराची को, जिस तरह आज़ाद भाई बता रहे हैं कि एक डिफरेंट आप बताने की कोशिश करिए, अच्छी बात है। चले आपने कराची को इसलिए कर रहे हैं कि आप मेयर आपका है तो आपको ये कराची का ख्याल भी आ रहा है। क्यों कि आपकी मेयरशिप जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो आप ही के पार्टी के हैं, आपके बिलावल साहब के तर्जुमान हैं, तो उनका नाम लेके आपने कराची शहर के लिए आपने जो बजट भी मुख्तस करते हुए अलग अलग बता दिया। लेकिन कम अज़ कम जो लोग कहते हैं, जो अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि 10,000 बसेस की आपको ज़रूरत है इस शहर को, तो आपको ये जाके आप अगर ये हज़ारों में बोल रहे होते तो कुछ समझ में आता। कुछ बसों की बात करते हैं कि 100 बसें आएंगी, 50 बसेस आएंगी, 150 बसेस आएंगी, तो कब जाके ये, अभी तक तो 1000 बसेस नहीं हो सकी, तो आप 10,000 बसेस कब करेंगे? 10,000 बसेस कब करेंगे? कितने बजट चाहिए? कितनी नस्लें देखेंगे? हमारे बाद की भी चौथी नस्ल जो होगी, मेरे खानदान की चौथी नस्ल में जाके शायद 10,000 बसेस हो जाएंगी। सही, जिस हिसाब से चल रहे। बजट में देखा है, बजट किताब मैंने पढ़ी है, देखा भी, उसमें अक्सर जो बजट है सिर्फ चूना फार्मूला है। अभी देखिए लिखा गया है कि स्कूलों की बहाली मरम्मत के लिए, यार सैलाब कब आया, सैलाब कब आया, सैलाब कब आया, उसके बाद में 23 का बजट, 24 का बजट, 24 का बजट, पूरा बजट चला गया, अभी तक स्कूल बहाल नहीं हुए। इसमें भी लिखा गया सैलाब मुतासर स्कूलों की बहाली के लिए। भाई स्कूल कब बहाल होंगे? स्कूलों की सतह पर भी फंड्स दे रहे हैं हम, स्कूल में बेहतरी लाने के लिए बजट। अच्छा, कॉलेज में बेहतरी लाने के लिए, कॉलेजेस की मरम्मत के लिए। अच्छा, जो बच्चे ज़ेर तैलीम में गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, जो हमारे पास मुल्क जामियात है उनके अंदर बच्चे जो होशियार, जो होनहार बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, मतलब हर चीज के लिए चल रहा है। कराची शहर के अंदर मेरे ख्याल से सरकारी वसाइल से चलने वाला स्कूल तो कोई बचा ही नहीं। आधे से ज्यादा या तो किसी एनजीओ ने उसको लिया हुआ है, सियासी जमातों ने ओन कर लिया। जमातों से बना दें कि MP MNAs को उनको बोल दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई पढ़ते हैं तो 2-2 ले लें। हमने ये MK पाकिस्तान के तमाम MPs की जानिब से ये खबर भी सुनी थी कि आप अपने इलाकों के हल्कों के स्कूल जो हैं वो, तो फिर गवर्नमेंट हमारी जो सरकारी स्कूलों के ऊपर ये जो इतना बजट लेते हैं, जो फंड्स लेते हैं, ये सारा सरकारी है कहाँ भाई? अभी NJV स्कूल जो हमारा, किसने बना के दिया इनको? ये सिंध असेंबली का पहला सिंध असेंबली इजलास यहाँ हुआ करता है, NJV स्कूल पहली सिंध असेंबली की, ये तारीखी माहौल दे रहा हूँ। अच्छा, इस NJV स्कूल की बहाली के लिए हर साल कितने बजट रखा जाता है बहाली के लिए, मरम्मत के लिए, लेकिन चूना तक नहीं लगता है। अच्छा, इसका DJ साइंस कॉलेज, कराची के कितने बड़े कॉलेजेस पढ़े हुए हैं। ये लोगों ने माजी में हमारे जो क्रिश्चियन थे या हिंदू थे, उन्होंने बनाकर तमीर करवा के सरकार को एडॉप्ट किए, सरकार को दिए। लेकिन माजी में चीज़ें जो बनती थी, अस्पताल हो या जो भी सरकारी इदारा हो, आम लोग बनाकर सरकार को गिफ्ट करते थे। लेकिन अब जो सारा जो मामला हो सरकार खुद के पास है। सरकार जो सरकार को चीजें दी गई है, कम से कम ये एजुकेशन सेक्टर पे तो ध्यान दे सकते हैं ना। कम से कम ये यूथ के सामने तो शर्मिंदा ना होना कि भाई हमने आपके लिए कुछ काम किया है, हमने यहाँ पे रंग रोगन करा दिया है, हमने यहाँ पर अच्छी क्लास बना दी, हमने अच्छे जो है वो असातिज़ा यहाँ पर दे दिए, लेकिन कोई फिक्र नहीं है किसी को भी। ये कहते हैं कि हम पहली से लेकर 10वीं जमात तक का कोर्स जो है सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री फराहम करते हैं। और अभी आपने इसका क्या किरदार है? नहीं, वो तो यूनिसेफ देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिसेफ की स्पॉन्सरशिप। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आपका इसमें क्या किरदार है? आपका किरदार तो इसके अंदर ये होता है कि उसमें आपके लोग लड़ते हैं आपस में, वो और इसमें भी अभी उर्दू बाजार में कई ऐसी किताबें थी जो शॉर्ट हुई हुई थी, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स बड़ा एहतजाज कर रहे थे कि इतना टाइम गुजर गया, किताबें नहीं। उन्होंने कहानी कर दी है कि बजट जो होगा स्कूल्स का, 34,000 से ज्यादा स्कूल है, उनका बजट जो भी हेडमास्टर के अकाउंट्स में मुंतकिल करेंगे। वो हेडमास्टर जो है स्कूल का, वो उस बजट को खर्च करके, जिसमें किताबों की खरीदारी, फर्नीचर, सब कुछ वही
करेगा। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जब हेड मास्टर आपका सियासी होगा, ये सरदार शाह का कामदार होगा या उसके भाई सरफराज शाह का कामदार होगा या सरताज शाह का कामदार होगा, वो किस तरह स्कूलों को बेहतर करेगा। पहले तो चेक एंड बैलेंस होता था, डीओ एसडीओ टी होता था। जी जी बिल्कुल। हाँ। आपके व्यूअर्स ये बात देखें कि जो ये सिंध की सरकार के जो स्कूल टीचर्स हैं ना, ये सबसे ज्यादा सियासी भर्ती पे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जो इलेक्शंस होते हैं आपके, जो ड्यूटीज लगती हैं, वो सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन में टीचर्स की लगती है, और वो उनको दबाया जाता है, चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो, वो अपने ही बंदे लगाए जाते हैं, क्योंकि सारा जो गेम है, जो आरओज कहलाते हैं, जो आरओज का इलेक्शन जिसको कहा जाता है, वो आरओज जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो तमाम, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वो तमाम जो है वो टीचर्स, सबसे पहला डिपार्टमेंट टीचर्स का होता है। सही, बिल्कुल ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे मेंबरान को पढ़ने का मुंतखब करके असेंबली भेजते हैं, फिर जाके वो टीचर उनको इस्तेमाल करते हैं। सूरत हाल ये है कि हमारे को पढ़ाने वाले हमारे अपने हेडमास्टर के ऊपर जो है वो बजट के, क्योंकि उनका करीब का आदमी है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, सही बात है। हमारा, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुल्क का निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत 77 साल चल गया, अब नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब नहीं चल सकता। इतनी दुनिया फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजीज आ गई। ये बात सोचनी और समझनी पड़ेगी कि ये क्या हमारे साथ होता रहा है। लेकिन सॉरी टू से कि जब इलेक्शंस आते हैं तो आप इंडिविजुअल्स की मोहब्बत में, आप पार्टियों की मोहब्बत में अपना पूरे साल का नुकसान, अब देखें ना, जब ये लोकल इलेक्शंस यहाँ कराची के हो गए, अब लोग रो रहे, जिन इलाकों में काम नहीं हो रहा, अब वो पछता रहे हैं कि हमने क्यों उस जमात को वोट दे दिया, क्यों इस जमात को वोट दे दिया, जो कि बेबस हैं। क्योंकि बहुत सारे जो कराची शहर में तो इस वक्त फ्रूट चाट बनी है, वो मिक्स चाट बनी है ना, चना चाट, आलू भी बड़ा हुआ है, चना भी बड़ा हुआ है, पापड़ी भी बड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो चने और आलू वाले हैं, और वो तो मजे कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। बाकी जमाते इस्लामी और जो पीटीआई से जीत के आए, वो अपने रिजर्वेशंस जो है वो शो कर रहे हैं, और उनकी जाने पर सियासत करते हैं। उनके पास पैसे दे भी रहे हैं, इन केस पीपल्स पार्टी उनको अगर पैसे दे भी रही है, तो उनको मलायम करने के लिए वो काम नहीं कर रहे कि हमें मेयर कराची पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। पूरी, हाँ बिल्कुल, पूरी एक चेन बनी हुई है। कराची के आवाम के लिए कोई काम करने को जो है वो तैयार नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ एक इंस्टेंट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो जनाब, वीकेंड वाइब्स भी हैं, साथ साथ हमारे करस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन अयाज भाई भी हमारे साथ मौजूद है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सैटरडे वाले दिन एटलीस्ट हम आपको बड़ी पॉजिटिव खबरें दें, बड़ी पॉजिटिव बात करें। मगर क्या करें, खबरें पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव बात होगी ना। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं घूमने फिरने के हवाले से। गोरखिल एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। अयाज भाई, आज़ाद भाई, आप लोग गए गोरखिल वगैरह घूमने फिरने के लिए, और कैसी जगह आपको लगती है, क्या है वहाँ पर, क्या कुछ है, ज़रा बताएं। मुझे कैंपिंग करने का शौक नहीं है, तो मुझे कैंपिंग का शौक होता तो मैं आप ज़रूर जाते। ठीक है आज़ाद भाई, आप? जी बिल्कुल, मैं गया हूँ 2015 में। अच्छा, इतना पहले, उसके बाद नहीं गया? अरे तो भाई, अब मैं पहले बोले अभी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल बोले। उस वक्त मैं आवाज़ टेलीविज़न नेटवर्क, जो इस वक्त शर्जील मेमन साहब का चैनल, उसमें काम करता था। उस वक्त जतोई खानदान के पास था, तो उस वक्त उस चैनल के CEO इनाज शाह साहब, कुछ एंकर पर्सन थे, शुक्र जद्दारी, मोहसिन बब्बर, मैं और मरहूम साफ़ी गुलशन शेख, जिसका इंतकाल हो गया बेचारे का। हम 4-5 लोग से घूमने चले गए, हम देखते हैं, उसके हम तनकीद करते थे। तो अभी दावत मिली, भाई आप जाकर देखो तो सही। तो हम तरीके से निकल पड़े, यहाँ से गए दादू से आगे जो ही वाही पादी, वहाँ से हम अपनी गाड़ियाँ जो हमारे CEO साहब की थी वहाँ छोड़ दी, और वहाँ पर जो लॉन्ग गाड़ी जो होती है, 4 व्हील गाड़ी होती है, वो किराए पर मिलती है। वहाँ से उसमें सवार हुए, कसम खुदा की उस गाड़ी में जब सवार हुए ना, तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे क़यामत बरपा, गाड़ी गिर गई, पता नहीं कल्टी हो रही है, क्या हो रही है। गोरखिल स्टेशन तक गए हैं। गोरखिल बिल्कुल चढ़ाई पर ऊपर है, कई हज़ार फुट ऊपर है। तो उसके ऊपर जब गाड़ी जाती है तो उस सड़क का हाल बहुत बुरा है। गाड़ी ऐसे गिरती बंद होती, चलती वहाँ पर पहुँचे हम। वहाँ पर जैसे पहुँचे, इतनी ठंड थी, गर्मी, ये मौसम था, लेकिन सर्दी इतनी थी, बिल्कुल हम कांप रहे थे। तो वहाँ पर हमने जो स्वेटर वगैरह थे, वो शालें वगैरह थे, इस्तेमाल करना शुरू की। तो हमें वहाँ वहाँ मोबाइल फ़ोन उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, तो हम किससे रब्ता करने से भी महरूम हो चुके थे। लेकिन वहाँ पर पूछते
एक जगह पर गए, वहाँ पर एक ठेकेदार जो काम कर रहा था उससे पूछा भाई हमें रिहायश करनी है, कुछ जगह है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो गेस्ट हाउस एक है लेकिन सरकारी, आप सरकार से इजाज़त लो। सरकार इजाज़त कहाँ से ले, हम तो आसमान पर थे, सरकार नीचे थी, तो फ़ोन काम नहीं कर रहे थे। जब वहाँ उसके पास गए, उस पर इजाज़त से कुछ देर के बाद हमें इतला मिली कि आपकी रिहायश वहाँ गेस्ट हाउस पर है। वहाँ पर गए, उस वक्त रफ़ीक जमाली साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, वो गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। तो गोरख हिल अभी जो अब आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, मुझे समझ में आ गया। मैंने क्या बोला आपको? हाँ, पहले हाँ, आपने मुझसे हाँ, सवाल किया, मैंने कहा मुझे कैंपेन करने का शौक नहीं है, शौक क्योंकि वहाँ पे कोई चीज डेवलप। सही, बिल्कुल सही कह। मैं वहाँ, ये गोरख हिल कल तो पैदा नहीं हुआ ना, कल इंकशाफ तो नहीं हुआ, पहाड़ फटा, गोरख हिल बाहर आ गया, हाँ, कोई नई चीज खड़ी हो गई, सिंध हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज हो गया कि ये तो पहाड़ के अंदर से गोरख हिल निकल आया, जो कि मरी के मुकाबले में जो है ये मरी से बचा है। नहीं, मरी उनको ये तो अभी इंकशाफ हुआ ना, 2013 में निकल आया। 2013 नहीं हुआ, ये मुशर्रफ दौर शुरू हुआ था काम, उस वक्त थे अपने चले 2000 में आ गया। 2000 में इंकशाफ हुआ कि सिंध के अंदर गोरख हिल एक ऐसी जगह है जिसको टूरिज्म बनाया जा सकता है। सही सही। आज 2025 हो गया। सही, लेकिन इसकी वहाँ पे जो रिजॉर्ट बनने जा रहा है वो करप्शन, आपने जो खबर दी थी उस पे आ जाए ना, हाँ बिल्कुल, करप्शन का शिकार हो गई। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर अब 17 करोड़ की खुर्द-बुर्द का जो है वो इंकशाफ हुआ है कि वो जो तरक्याती मंसूबों के लिए 17 करोड़ दिए थे वो उनमें भी खुर्द-बुर्द सामने आई है। गोरख हिल में तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। ये सिर्फ 17 करोड़ नहीं है, हाँ ये तो एक मंसूबा था, उस पर ये करप्शन हुई, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो आपने बताई। इसके अलावा जब से गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, इसको बाकायदा एक इदारा बाख्तियार इदारा है। मैं बार बार कहता हूँ, एक इदारा अलग से बाख्तियार इदारा है। इस इदारे को आईनी शिकल सिंध असेंबली के कानून बनाकर इसको अथॉरिटी इदारा बनाया जो बाख्तियार बन के अपना काम करे। अच्छा, जो 17 करोड़ आप करप्शन बता रही हैं, ये करप्शन इस तरह नहीं होगी। तो इन्होंने बाकायदे से इसका टेंडर किया होगा, टेंडर करने के बाद में इन्होंने सिपरा, हमारे पास वो भी इदारा है जो इनका चेक बना सकता है। सिपरा कहाँ था, उसके बाद में हमारे जो एजी ऑफिसर जिसने पैसे जारी किए या महकमा खजाना ने पैसे जारी किए, चेक्स जारी होंगे, इससे थोड़ी पैसे मिले होंगे, या उसके कोटेशन होंगे, या उसका वेंडर कौन होगा, उस वेंडर को पैसे किस तरह मिले होंगे। हो ही नहीं सकती 17 करोड़ के ऊपर कोटेशन में, तो वेंडर तो होगा, वेंडर होगा, लेकिन टेंडर हुआ होगा। अगर टेंडर नहीं हुआ होगा तो पूल हुआ होगा। सही, बिल्कुल। हाँ, लेकिन पर्चियां डली होंगी। लेकिन इन शॉर्ट बात सारी ये है कि इनकी बात सही है कि सेप्रा उस वक्त क्या कर रही थी, बगैर सेप्रा के ऊपर टेंडर लगे और इसके ऊपर अलॉट हुए हुए कंपनी का नाम भी जिसको अलॉट होता है सेप्रा पे, वो भी अलॉट कर दिया जाता है। हाँ, सही, तो वो क्या था। लेकिन इन शॉर्ट बात सारी ये है कि चलिए जी, यहाँ पे खुर्द-बुर्द सामने आ गई, गोरख हिल जो है उसके वाले से बात कर रहे हैं। आवाम के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है कि भाई जहाँ सुकून से जाके कोई समर रिजॉर्ट पे अपना माइंडसेट, ये बात देखें, समझनी पड़ेगी कि आप उठ के आंख बंद करके मरी क्यों जाते हैं। राइट, हाँ, आप सहूलियात है, वहाँ पे डेवलप है। हाँ, वहाँ पे आपके साथ बदतमीजी हो सकती है, आपसे होटल वाला पैसे ज्यादा चार्ज कर सकता है, लेकिन आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। हाँ, ये है आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। सही। अगर आप अपने सूबे के साथ, अपने सूबे की लोगों के साथ, मैं कराची के नहीं कह रहा, मैं इंटीरियर के वो लोग जो आप कहते हैं पसमानदा इलाके हैं, अगर आप उनके साथ सिंसियर हैं, उनको खुद कफील करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस इलाके को लॉ एंड ऑर्डर दें और उसको जंगी बुनियाद पे उसको इस तरीके का बना दें कि मैं यहाँ से पहले 10,000 15,000 रुपए के टिकट लगाऊं, ट्रेन में जा रहा हूँ तो प्लेन में जा रहा हूँ, लाखों रुपए के टिकट लगाऊं, उसके बाद मैं वहाँ पे ऊपर जाके वहाँ पे उनसे भी जलील हूँ जो वहाँ पे लोग पैसे ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप ये चीज समझ लेंगे, दुनिया टूरिज्म पे कितना, आपका पड़ोसी मुल्क जो दुबई है वो किससे कमा रहा है? दुबई के पास तेल है? नहीं है। बहुत उनके पास दुबई के पास क्या है? टूरिज्म है। आपका थाईलैंड किससे कमा रहा है? टूरिज्म से कमा रहा है। टर्की के ऊपर जो एकदम से पूरा चेंज आया वो क्या है? टूरिज्म है। सही। तो भाई आप अगर इस चीज को समझ लें कि अगर ये सिंध की आवाम या कराची वाले, देखिए पैसा आप सहूलियत दे दें, कराची की आवाम वहां जाने से भी नहीं रुकेगी। वहां पर आप बिल्कुल, अगर बार बार गोरख की बात करें, गोरख की बात करें या कराची की बात करें, हम यहाँ जब मानिक से शुरुआत हुई थी वो सड़क से हुई थी ना, इस तरह गोरख जाने के लिए सड़क ही नहीं है तो गोरख लोग जाएंगे कैसे? इस तरह आजाद भाई कुछ एडवेंचर भी लोग मांगते हैं ना, सड़क ना दें, उसका एक एडवेंचर है, भाई ऊपर पहुंचेंगे कैसे? अरे वो एडवेंचर आज भी आप अगर नारायण से सैफुल मुल्क जाते हैं, वो कच्ची सड़क है, वो उसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसका वो एडवेंचर है। उसी गाड़ी वहां जाने के बाद तो जो मनाज़िर है और वो सारे एंजॉय करते हैं, वो आप चीज फील करते। आज भी आपको याद है ना
कि अल्लाह माफ, वो जो गाड़ी चल रही है तो ये उसका एक, चलो वो आपने नहीं बनाया, वो एक एडवेंचर आपने छोड़ दिया। लोग इसको भी एंजॉय करते हैं कि हमने वहाँ सफर ऐसे तय किया था, वो गाड़ी ऐसे, अच्छा वहाँ सफर की दुआ नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर करना, हाँ या अल्लाह खैर करे, और उसके बाद उसके बाद ये बात आती है कि आइंदा नहीं आएंगे, अब तो सही हो गए, आइंदा नहीं आएंगे। हमारे पास वहाँ पे रिजॉर्ट, वहाँ रेस्टोरेंट, अच्छा अगर वहाँ बड़े फोर्ट है यार, तो कम से कम वो लोग जो 5 स्टार रखते हैं या 2 स्टार जो होटल से मुंसलिक कारोबार से हैं, तो उनके लिए तो फैसिलिटेशन करते हैं ना, वहाँ उनको पहुँचा दें। ऐसा अकबर आजम बादशाह था यहाँ पर, उसने बादशाही की थी। कहते हैं अकबर आजम बादशाह उमरकोट के फलाने मुकाम पर पैदा हुआ था, तो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। वहाँ पर क्या चबूतरा बना हुआ है, गोल सा है, इतना छोटा सा, जैसे वो सामने पड़ा हुआ है इस तरह बना हुआ। लोग वहाँ जाते हैं सियाह घूमने के लिए। यार अकबर आजम बादशाह यहाँ पैदा कैसे हुआ था? यहाँ तो पानी भी नहीं है, यहाँ तो घास है, कुछ भी नहीं है, यहाँ बिस्तर भी नहीं है, चारपाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो उसे जंगल में किसी जंग का माहौल था, अकबर जब बादशाह पैदा हुआ था, तो वहाँ पर एक मैदानी इलाके पैदा हुआ था। उस पर सिर्फ सरकार ने एक चबूतरा बना दिया है, छोटा सा सीमेंट का, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सयाह घूमने के लिए जाए, वहाँ पर गाइड हो, बताए अकबर आजम बादशाह जब पैदा हुआ था उस मुल्क के हालात कैसे थे, क्या था क्या नहीं था। तो उसके बाद चलिए आप उसके साथ ही उमरकोट फोर्ट, ये सरदार शाह का इलाका है। अच्छा उमरकोट फोर्ट जाएंगे, वहाँ पर घूमने वाला बंदा पानी नहीं मिलता। ईद की छुट्टियों के अंदर आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में 1.5-2 लाख गाड़ियों की एंट्री आई है, खबरें चली हैं। बिल्कुल सही कह रही है, समर वेकेशंस में तो बहुत ज्यादा लोगों को सोचना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को, और उसके ऊपर सीरियसली इस जगह को, गोरखकिल को फौरी तौर के ऊपर जो है वो डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। और आज हमने जो शो पे बातें की वो इसीलिए ही सारी बातें थी कि अवाम को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और साथ साथ हुक्काम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचे ताकि ये मसाइल दूर हों। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस के बाद जो है वापस आएंगे और फिर उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें और मज़े मज़े के टॉपिक जो है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक भी है, क्यूट भी है और गौर तलब भी है। क्यूट इसलिए है कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्पेशली बच्चियां जो होती हैं, वो अपना मेकअप कर रही होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और उन्होंने अपनी मदर्स के जो है वो मेकअप किट निकाली होती है और वो मेकअप कर रही होती हैं, कभी ब्लशन लगा रही होती है, कभी पूरा चेहरा ख़राब कर रही होती हैं। ये बड़ी क्यूट सी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वालिदैन खुश तो होते हैं, लेकिन समहाउ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस एज से लेकर उनकी एक ख़ास एज तक जो है उन्हें हर चीज़ से दूर कर देते हैं। उनको हर चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये आपने नहीं करना, ये आपने बड़े होकर करना है, ये आपने जब समझदार हो जाएंगे तब करना है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कहीं उनकी पर्सनैलिटी जो है वो दब सी जाती है, कहीं इस सारे सिनेरियो में उनका वो शौक़ ही ख़त्म हो जाता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आयशा जी हमारे साथ मौजूद हैं और फानिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सुबह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा जनाब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बताइए कि जो पेरेंट्स बचपन में ही जो है वो बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ से दूर कर देते हैं, उनका क्या असर पड़ता है उनके जहनों पर? देखिए, जहाँ तक बात है छोटी बच्चियों की, हाँ। जो काफ़ी छोटी हैं, हाँ। उनके लिए तो मेकअप एक खेल के तौर पे होता है। हाँ। उससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होता कि इससे हम खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ। या हम अलग दिख रहे हैं। हाँ। तो उस वक्त उनकी पर्सनालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट प्लेइंग होता है उनका। हाँ, सही। लेकिन थोड़े जब ब्रॉटअप होने लगती हैं ना लड़कियां, तो उनको थोड़ा सीधा सादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई से ना उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। जी। ठीक है। हाँ। क्योंकि उस वक्त उन्हें मेकअप का मतलब समझ आ चुका होता है कि हम अच्छे लगें, या हाँ। दूसरे लोगों को, या काइंड ऑफ जी। जवानी की जो मशगूलियात हाँ, होती हाँ, हैं। हाँ। तो उसलिए मैं ये सोचती हूँ कि उस वक्त थोड़ा सा लड़कियों को, जब वो जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, ताकि उनका ध्यान फैशन में ना पड़ जाए और पढ़ाई की तरफ रहे। तो छोटी बच्चियों को तो खेल के तौर पे देखिए, आप किसी तौर पे मना नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी निगाह रखनी पड़ती है जब बच्चे बड़े हो, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी, कि उनकी जो है वो क्या मसरूफियात हैं और क्या वो करते हैं। सही जी। फारिया, आप ज़रा बताएं कि आप क्या सोचती हैं और थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइएगा। हम सब शेयर करेंगे, भी पूछेंगे सबसे 1 on 1 करके कि भाई आप लोगों के बचपन में क्या होता था, ज़रा बताएं। सबा, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि भाई एज टू एज वेरी करती हैं सब चीज़ें। हाँ। छोटी बच्चियों को, हाँ, लेकिन ये जैसे छोटी बच्चियाँ, देखिए इट्स नेचुरल एक्ट कि वो गुड़ियाओं से खेलती हैं। हाँ। मेकअप उनको भी करती हैं, खुद भी करती हैं। इस पे इनके साथ साथ लगे रहना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डांट टपट करना नहीं, इस चीज़ को उनको रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार से समझाएं। हाँ। बेटा हर चीज़ की एक उम्र होती है। हाँ। ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सही। ठीक है,
लेकिन डांटना ना, देखिए उनकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट कीजिए। सही। हर चीज़ का एक एज फैक्टर होता है, लेकिन अगर आप उनको डांटेंगे उनकी सेल्फ स्टीम खत्म होती जाएगी। वो समझेंगे हमने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है। सही। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स बिल्कुल। को। अच्छा, कुछ पेरेंट्स इस तरह से होते हैं कि जब छोटे बच्चे जिस उम्र में ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तब तक तो बच्चों को भी नहीं पता होता कि उनको अगर रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं तो उसका उतना असर वो नहीं ले रहे होते। लेकिन जब थोड़ा अकल आती है, यानी थोड़े से बड़े हो जाते हैं और फिर स्कूल जाने लगते हैं और स्कूल में बाकी फ्रेंड्स जो हैं ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, और उस वक्त कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से रोक रही होती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत सारा फ्री हैंड दे रही होती हैं। तो वो जब बच्चे आपस में बैठते हैं स्कूल में या बात करते हैं तो वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सी होती है कि अच्छा तुम्हारी अम्मी जो है वो तुम्हें लाइनर लगाने देती हैं, हाँ मेरी अम्मी तो मुझे लाइनर लगाने देती हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें लिपस्टिक लगाने देती हैं, नहीं मेरी मामा तो मुझे बड़ा मना करती हैं, वो तो मुझे कहती हैं कि तुमने ये सब कुछ नहीं करना। इसमें बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन जिसकी फैमिली जिस जगह पर जिसकी फैमिली जिस बच्ची को ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं कर रही है, समहाउ आगे बढ़ के उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी कहीं शेक तो नहीं हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो बाद में जाके वो जब कहते हैं ना जब टाइम आएगा तो कर लेना, वो सर्टन टाइम आता कब है? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जब रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो एक सर्टन टाइम के बाद लोगों के गोल्स चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर मुझे लाइनर लगाने का शौक था लेकिन अब मुझे लाइनर लगाने का शौक नहीं है, क्योंकि आपका एक गोल जो होता है वो एक कहीं मिस हो जाता है। अब आपके शौक, आपकी दिलचस्पी या इंटरेस्ट आपका कहीं और चला गया। तो ये ज़रा बताएं कि जिस टाइम पर अगर कोई कुछ करना चाहता है, अगर वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है, तो करने देना चाहिए। सब देखिए स्टार्टिंग से ही ना, जब बच्चों को आप बताना शुरू करेंगे, ठीक है, कि भाई इससे ये आपका सेल्फ स्टीम, देखिए बच्चे का खुद ब खुद सेल्फ स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। अब आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को कि भाई मेकअप जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये आपको इनहेंस जरूर करेगा, लेकिन आपकी अपनी नेचुरल ब्यूटी, आप बच्चियों को तो ये बताएं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरा रहें। आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है वही सब कुछ है। यहाँ से बच्ची का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अब वो मेकअप पे इतना ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगी। मेकअप की अगर बात करें, थोड़ा थोड़ा उसके साथ आप दें, चले आए नेल पेंट लगाते हैं मामा, अगर करें चले मैं आपको लिप बाम लगा देती हूँ, इस तरह से ना। लेकिन वो एक ही बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारा क्या है कि स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही वो बच्ची ने लिपस्टिक करे, नहीं छोड़ो ख़राब है, बड़े लगाते हैं छोटे नहीं लगाते, ऐसा नहीं है, उसको करने दें, जस्ट सी एंड वॉच, और उसको फिर बाद में प्यार से समझाएं। हर चीज़ की एक उम्र होती है, आपने अभी बेटा इतना नहीं करना है। उसको ज़्यादातर इस बात पे तवज्जो दें कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी पॉजिटिव है और आपका बच्चा या बच्ची, स्पेशली क्योंकि हम बच्चियों की बात करें, बच्चियाँ करना चाहती हैं तो उनको करने देना चाहिए। लेकिन ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो करने देना चाहिए, कहाँ पे बाउंड्री रखनी चाहिए, कहाँ पर बाउंड्री नहीं रखनी चाहिए, कहाँ पर थोड़ा लिवरेज दे देना चाहिए? आप बताइए कि आप क्या समझती हैं कि मेकअप हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई प्रॉपर इस तरह की एक्टिविटी हो गई जिसमें आपको लगता है कि वो पॉजिटिव है, वो टाइम से पहले करने देनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक ज़्यादा फैशन में जाने वाली चीज़ है ना, ये इतनी अच्छी जो है वो एक्टिविटी नहीं है। सही। ओकेजनली जो है वो मेकअप करना ओकेजन्स पे, लेकिन हर वक्त तो स्कूल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या किसी रिलेटिव के यहाँ जनरल जा रहे हैं, तो वो मेकअप मैटर नहीं करता। और आपने इन्होंने बिल्कुल सही कहा, स्किन का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, या पेरेंट्स से आपके अच्छे कपड़े पहने। ये एक यंग एज की या छोटे बच्चों में ये चीज़ जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें अगर उनको फैशन में पड़ जाए कि बालों का तो ये चल रहा है, कपड़ों का ये फैशन है, ये मेकअप है, तो आई थिंक वो फिर जो मेन उनका टाइम है जिसमें वो पढ़ते हैं, जिस तक स्टडीज़ हैं उनकी, उससे वो डाइवर्ट ज़रूर हो जाएंगे। जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स जो है वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और वो पढ़ाई के साथ चलते रहना चाहिए। मेंटल पीस है, और उसमें स्पोर्ट्स में दूसरे फिजिकल नीड होती है, और मैं आपको बताऊँ पीस बहुत होता है। जो स्पोर्ट्स खेलती हैं बड़ी काम डाउन सी लड़कियाँ होती हैं, तो क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने से भी आपको पता है कि डिप्रेशन जो है वो दूर होता है। तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, स्विमिंग करना या कोई भी गेम खेलना, तो ये मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानती कि फैशन में छोटी लड़कियों को होना चाहिए। चलिए जी, फैशन में छोटी लड़कियों को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करें। और दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चियों की ख्वाहिशात होती हैं, अब जैसे समहाउ किसी बच्ची ने जो है वो कहीं आने जाने के लिए कोई स्ट्रेटनर यूज़ कर लिया, या फिर किसी ने जो है वो मस्कारा यूज़ कर लिया, आईलाइनर यूज़ कर लिया, मेकअप यूज़ कर लिया, तो क्या उसके ऊपर जो है वो उसको रोकना चाहिए कि नहीं अभी आप छोटे हैं, अभी ये आप चीज़ें ना करें? क्योंकि हमने ये देखा है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं
जहाँ पर बहुत सारे अगर बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो उनमें बहनें, अगर बड़ी बहनें जो हैं अगर वो मेकअप कर रही हैं, या बड़ी बहनें जो है उन्होंने हेयर डू किया हुआ है, या बड़ी बहनों ने जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाल बनाए हुए हैं, वो कहीं बाहर जा रही हैं, तो जो छोटी बहन है जिसकी अभी उतनी एज नहीं है, वो भी कहती है कि आप मुझे लाइनर लगा दें, आप मुझे मस्कारा लगा दें। तो वहाँ पर जब उन बच्चियों को मना किया जाता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपस में रिफ्ट भी आता है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से जो है वो हम डील आउट करें। तो ये जो बड़ी बहनें होती हैं, इनका भी बड़ा किरदार होता है कि ये अपनी छोटी बहनों को जो है उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको ट्रीट किया है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बच्चियाँ इस मामले में डिप्राइव हो जाती हैं ये कह के कि नहीं, अच्छा बड़ी बहन को तो आप ये अलाउ कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं कर रहे, समझ तो मुझे भी है, अकल तो मुझे भी है, उसकी तरह मैं भी बात कर सकती हूँ, उसकी तरह मैं भी रह रही हूँ, लेकिन एज डिफरेंस का फ़र्क आता है ना, सूझबूझ का फ़र्क आता है। तो ये समझाना, ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टर्स, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कैसे पेरेंट्स जो हैं इसको ओवरकम कर सकते हैं इसको? बड़ी बहन इज़ अ लीडर, हाँ ठीक है ना। अब ये उसकी टेक्निक्स है, ये उसका वो है हाँ। कि कैसे उनको भी समझाएगी। माँ ने देखिए बड़ी को जब तरबियत इस तरह दी है ना कि बेटा एज के मुताबिक सब करना है, अब बड़ी भी डेफिनेटली वो छोटी को भी इस तरह बताना शुरू करेगी कि नहीं भाई हमने भी अपने वक्त में ऐसे किया था, आपकी भी जब एज आएगी फिर वो ये बात होती है ना कि जी टाइम तो चेंज हो गया ना, मतलब आपके टाइम जो था वो तो पुराना टाइम था, तो टाइम तो चेंज हो गया ना, तो आपको तो अगर मामा ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में रखा है, तो अभी हमारा टाइम जो है वो तो अलग टाइम है, वो तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, वो तो एआई का टाइम है, मतलब लाइनर लगाना इसमें कौन सी बुरी बात है, लिपस्टिक लगाना इसमें कौन सी बुरी बात है। जेन्युइनली हम सब ये आर्ग्यूमेंट करते आ रहे हैं ना, तो ये आर्ग्यूमेंट जो होता है ये फैमिलीज में कभी कभी क्या होता है संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर लेता है, और बहुत सारी बच्चियां बहुत नाराज, आपने देखा होगा आप किसी फैमिली में जाएं, वहाँ पर कुछ बच्चियाँ बड़ी चुप करके अजीब से अलग से बैठी होती हैं, वो इसलिए बैठी होती है कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ड्यू टू देयर एजेस, लेकिन इशू ये होता है कि उनको ये समझ में नहीं आ रही होती है कि अभी ये हमारे लिए ठीक है। चलिए जी इस पे करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है कि हम अपने घर में जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, जो बड़ी बहनें होती हैं, या पेरेंट्स होते हैं जिनकी सिर्फ एक बेटी होती है, 3-4 बेटे होते हैं, या सिर्फ होती एक बेटी है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को या बेटी को जो है वो बता सकते हैं कि ये सही एज है आपके मेकअप करने की, स्विमिंग करने की, दोस्त बनाने की, बाहर जाने की, गैदरिंग्स करने की। ये बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चियों को समझाएं। कितना प्रेशर होता है वालिदैन पर भी, और इस सूरत हाल में अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो जाए, यानी पेरेंट्स थोड़ा सा भी, एक होता है ना कि थोड़ा सा हार्श हो जाए या थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी शेक हो जाती है। उसमें जो है ना वो बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, ये समझाना बड़ा ज़रूरी है तरीके से कि वो तरीके से उनकी बात समझ जाए, वरना तो वो बच्चे बागी भी हो जाते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमने सुना होगा, देखा होगा कि जी कोई बच्चा घर से भाग गया, किसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा सख्ती की। तो ये बैलेंस रखना कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली लड़कियों के हवाले से। भाई सबा याद है, मैंने एक बहुत इससे पहले भी लास्ट शो में मैंने एक बात कही थी कि बेटियों को शहजादियों की तरह रखें। शहजादियां हैं वो, प्यारी प्यारी बेटी। कल को उन्होंने वैसे ही अपने घर, अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा करे। उनको शुरू से ही आपने जब शहजादी, उनकी बात माने, उनकी बात सुने कि ठीक है, उनको प्यार से समझाएं, वो खुद यकीन करें। उस बच्चियां, बेटियां बहुत प्यारी होती है, बड़ी सांझी होती हैं, ठीक है, वो समझेंगी, वो इस चीज़ को सीखेंगी। लेकिन हमारा क्या है, पेरेंट्स, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं क्यों लगाया, अरे नहीं ऐसा क्यों पहना, ये क्यों पहना। उनको स्टार्टिंग से ही अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग बताएं किस तरह की जाती है, कितना आपने कि जब आप साफ सुथरे लगेंगी बच्चियां, खुद ही उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन जब बच्चियों के शुरू से ही आप लोग रोक टोक करेंगे, ये नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, उनकी डिसीजन पावर, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो भी ख़त्म होगी, उनकी सेल्फ स्टीम ख़त्म हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगी वो बच्चियाँ फिर? इसीलिए, और फिर हम बताएं बाद में क्या कहते हैं, ये तो है ही ऐसी, वो ऐसी नहीं है, उसको कर दिया गया है, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खासतौर से जैसे कि डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, तो बच्चों को बचपन से जो है ना उस पर माँ जो है हल्दी लगा रही हैं, टोटके कर रही हैं, ये प्लीज ना करें। उनकी अच्छी स्किन पर तवज्जो दें। अच्छी स्किन किसी भी कलर की हो अच्छी लगती है। फिर बच्चे में, बचपन से लड़कियों में ना कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि हम तो रंग खराब है, उसके साथ कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि आप उसे पहन के जाएं ना जब बाहर तो आपकी पर्सनालिटी सब देखते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अब मैं समटाइम ऐसे बोलती हूँ कि अच्छे कपड़े नहीं भी हैं, उनको आपने कैरी इस तरह कर लिया,
अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस की, वो कपड़े भी आप पे सज जाते हैं और बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी मुरझा जाती है। पर्सनैलिटी मुरझा जाती है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस दें, कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को ना कभी कभी समहाउ ये समझ नहीं आता कि बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे देना है, क्योंकि वो खुद एक सिनेरियो से गुजर के आ रहे होते हैं और वो खुद भी एक लर्निंग प्रोसेस में ही होते हैं। जब वो ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ आपने अपने बच्चे को ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो खुद है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अपनी वो सराउंडिंग है, उसकी अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें आती हैं ना। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली पेरेंट्स खुद किसी से इम्प्रेस होते हैं और वो जब घर में इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो बच्चे भी दूसरों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपने घर की अपनी किसी चीज़ को शायद अप्रिशिएट नहीं करते, वो शायद अपनी फैमिली वैल्यूज़ को उतना इन्हेंस नहीं करते जितने वो कोई गेस्ट आ गया है तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें भी बच्चों के सरों पर आ रही होती हैं, स्पेशली लड़कियों के सरों पर। यानी कि अगर आप किसी से मिलने गए हैं, आपने किसी से बातचीत की है, आपकी बेटी है और की बेटी भी मिलने के लिए आई है, तो अगर आप अपनी बेटी को उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि देखो फलाने की बेटी कितनी अच्छी है, देखो फलाने की बेटी ने ये किया, हाँ देखो उसके मार्क्स अच्छे आए, देखो वो कितनी तमीज़ से बैठी हुई थी, देखो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप खुद डिप्राइव जोन में लेके जा रहे होते हैं बच्चों को ना, खुद आप बेटियों को डिप्राइव जोन में लेकर जा रहे होते हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। अभी रिसेंटली मैं एक सेलिब्रिटी हैं, वो उनका मैंने क्लिप देखा और उस क्लिप में शायद आप लोगों की नज़र से वो गुजरा हो। उस क्लिप में उन्होंने जो है वो उनका बच्चा जो है वो बैठा हुआ था और वो उसकी काफ़ी सारी जो है वो प्यार में ही सही लेकिन बहुत सारी उसके बारे में बात कर रही थी। तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों ने तनकीद भी की, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक भी किया। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि अगर मेहमान बैठे हैं और बेटियां बैठी हुई हैं और बाकियों की बेटियां भी बैठी हुई हैं तो अपनी बेटियों की को खामियां बताना या प्यार से ये कह देना नहीं ये तो ये नहीं करते, ये हद तक ठीक है, किस ये हद तक है गलत? ऐसा हाँ। कि हाँ, हमारी अम्मी भी ऐसा करती थी कि हाँ। इसे तो खाना पकाना नहीं आता, हाँ। ये आपकी तरह पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ। हम थोड़े सॉलिड थे। जैसे मैं तो बहुत बचपन में टॉम बॉय थी, मैं इनको बता रही थी कि मेरी अम्मी तो मुझे कहती थी बेटा ईद है थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, तो मुझे तो खेल, इतना खेल कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत खेल में थी लड़कों की तरह ना, और मुझे चीजें समझ नहीं आती थी। अम्मी मुझे डाइवर्ट करती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। तो एनीवे जहाँ तक बात है किसी के सामने, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, उनको ग्रोन अप होना पड़ता है। क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए ना माँ बाप को बहुत मैच्योर होना पड़ता है। और ये गलत बात है कि आप ऐसे ही आपने बच्चे पाल दिए बगैर सोचे समझे। उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है कि उनका बचपन कैसे गुजरा। ये जो कंपैरिजन करते हैं बेटियों का बेटियों से, ये करना चाहिए नहीं, बिल्कुल चाहे आपकी बेटियों में आप कर सकते हैं पीछे कि देखो उसकी मिसाल दे सकते हैं मिसाल कि जब वो कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। लेकिन किसी के मुंह पे करना ये तो सख्त गलत है। मैं बिल्कुल डिनाई करूंगी। क्योंकि क्या होता है कि फिर पेरेंट्स इस तरह की बात तो किसी भी गेस्ट के सामने या किसी भी एनवायरनमेंट में या किसी भी गैदरिंग में बैठ के कर देते हैं, लेकिन बच्चे के जहन में आ जाता है कि अब मेरी इनके सामने जो है ना वो इंसल्ट हो चुकी है और अब मैं किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को ओवरकम करूंगा। तो वो जाहिर सी बात है उसको ये नहीं मालूम, ये तो एक वर्बल बात थी और ज़िंदगी में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और जब अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो वो किसी से छुपती नहीं है, वो तो सामने आ ही जाती है। तो ये फिर कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों को किसी और के सामने जो है उनकी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करके बताना, उनको बेहतर बताना और उनके बारे में ये कहना कि नहीं दे आर गुड किड्स, वो अच्छी बेटियाँ हैं। सबा हम छोटे थे, हमें अभी तक याद है कि हमारे प्रीवियस जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें क्या कहा हुए और हमारी वालिदा ने हमें कैसे इंसल्ट, आज तक याद है जब छोटे थे। सही। अभी के जो बच्चे हैं दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड दे आर स्मार्टर देन अस। सही। उनको आप अगर किसी के उनके दूसरों के सामने जब डिग्रेड या वो करेंगे, वो डेफिनेटली वो नहीं भूलते, वही चीज़ बहुत फील करते हैं। और बच्चा तो बहुत ज़्यादा बड़ों से ज़्यादा फील करता है, उसमें तो ज़्यादा इमोशंस होते हैं। सही। तो कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करें अपने बच्चों को कि फलाने का बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं। सुन उसको प्यार से, बच्चे प्यार से सब सुन लेते हैं। सही। ये जो है ना ओरिएंटेशन तरबियत वाकई में जो पेरेंट्स करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारियाँ वाकई में बहुत प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से उठा लेते ना, ये नौबत कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल। जब आप खुद अपनी फैमिली को वो वैल्यू नहीं करते, जब आप खुद जो है वो अपनी फैमिली में 10,000 मसले जो है वो निकाल के बैठते हैं ना, तो फिर आपकी जो फैमिली में जो दीगर लोग हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, बहनें हैं, कजन्स हैं, जो भी जो आपके साथ रह रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो शेक हो जाती है। इसमें बहुत दफ़ा आपने देखा होगा ये मैम
कि बहुत लोग जो है वो अपनी फैमिली में दूसरी फैमिलीज़ का बड़ा ही जिक्र करते हैं, बहुत तस्करा करते हैं, तो वो बस उन्हीं को फॉलो करने में लग जाते हैं, वो बस उन्हीं की तरह बनने में लग जाते हैं। उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी अपनी कहीं चीज़ें जो है ना वो शेक हो जाती हैं। अरे देखा फलां की बेटी आई थी, उसके बाल बड़े ज़बरदस्त थे, अच्छा तुम भी बाल लंबे कर लो। भाई तुम भी बाल क्यों लंबे कर लो? उसने नहीं करने लंबे बाल, उसका दिल करता है मैं छोटे बाल रखूँ। अब बात तो वही आ जाती है ना कि ये चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें आपको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, ये लाइन बैलेंस रखना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मैं कहती हूँ स्टडीज़ में जो है ना वो आप मिसालें दें, क्योंकि वो जो है ना आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहें। तो उसके अंदर ना मुकाबले की ज़रूर सलाहियत रखें और उसको बोलें कि आपने ये करना है और उसको फोर्स करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैशन में कोई ऐसा नहीं है, ब्यूटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन स्टडीज़ में होना चाहिए। स्टडीज़ में कंपैरिजन जो है वो होना चाहिए, और कंपैरिजन इस तरह का होना चाहिए कि वट एवर यू आर स्टडिंग, आपको ये बताना चाहिए बच्चियों को कि भाई आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके ऊपर आप अच्छे से मेहनत कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है वो अंकल का बेटे ने अगर CSS कर लिया है तो दूसरे वाले अंकल जो है उनकी बेटी भी जो है वो CSS करे, या उनकी बेटी भी जो है वो फॉरेन सर्विसेज में जाए, या फिर उनकी बेटी भी डॉक्टर बने। नहीं, पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं फोकस ऑन दैट, और जो भी करें अच्छे से करें, और ह्यूमैनिटी जो है उसको मद्देनज़र रखें। सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की तलकीन करें बच्चों को, बच्चियों को, कि पहले आप एक बेहतर इंसान बने, फिर उसके बाद वट एवर यू वांटेड टू डू इट विथ फोकस। तो फिर आपने जो है ये फोकस के साथ में सारी चीज़ें करनी होती है। क्या आप कहना चाहेंगी लोगों को, हमारे व्यूवर्स को, कि भाई वो किस तरीके से अपनी बेटियों को रखें, दोनों जो है वो जल्दी जल्दी से मैसेजेस दें? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि बच्चियों में ना तहजीब, बहुत बड़ों की इज्जत, ये चीज़ें बचपन से डेवलप करनी चाहिए, ना कि ऐसे आजकल के बच्चे जो है ना वो किसी को कुछ समझते नहीं है, बड़ों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, और ये पता नहीं है कि किसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बचपन से तमीज़ सिखाएं, माँ से कैसे बात करनी है, दादी से कैसे बात करनी है, या बूढ़े लोगों को कैसे इज्जत देनी है, बड़ों से। ये तहजीब की इतनी फुकदान है ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ, लड़कियाँ हों या लड़के, लेकिन ख़ास तौर से लड़कियाँ घर में होती हैं, बच्चों की तरबियत उन्होंने ही करनी है आगे जाके, तो खुद उनकी तरबियत अच्छी होगी तो बच्चे उनके भी अच्छे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनको अच्छी तरबियत दें, अच्छा माहौल दें, सेहतमंद माहौल दें, लड़ाई झगड़े ना हो, तो अच्छा असर पड़ता है बच्चों की शख्सियत। सही। ब्यूटी शेप्स इन, वो कहते हैं ना ब्यूटी हर चीज़ में, हर शेप में होती है, ठीक है। आजकल की बच्चियों को मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप पापा की परी नहीं बने, अब आप स्मार्ट हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, फेसबुक पर, ठीक है ठीक है। अब आप खूबसूरत नहीं है बेटा, यू आर स्मार्ट एंड यू आर इंटेलिजेंट। उसके बाद तहजीब, तमीज़, ये आपको और आपको कहते हैं ना 14 चांद लगा देती है। ये तो वो वाली बात हो गई, सब आप प्यारे तो लग रहे, सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो वाली आवाज़ आती है ना, तेरी मेहरबानी, ठीक है, तो फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यस। आप कितने भी खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन तहजीब तमीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये बहुत कम होती जा रही है। बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना भी सिखा रहे हैं, सब वो करने से, लेकिन बात करना, बड़ों से कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कब उनसे आँख मिलाना है, ये हम में कम होती जा रही है। इस चीज़ पे मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जितना हम AI चैट GPT में सबसे ज़्यादा आगे होते जा रहे हैं, उतना हम तहजीब में पीछे होता जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी प्लीज़ बैलेंस करके रखें, पढ़ाई अपनी जगह और तरबियत अपनी जगह। बिल्कुल ठीक कह रही है कि पढ़ाई अपनी जगह और तरबियत अपनी जगह, और तरबियत जो होती है ना वो आप यकीन करें आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है। मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह पर हों, आपकी तरबियत जो है ना वो उस घर की तरबियत सामने ज़रूर आती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आयशा जी और फारिया जी जो है वो हमारे शो पर आए। अभी एक बर्थडे जो है वो अनाउंस करते हैं, और ये है मोहम्मद हसन, और बड़े क्यूट से हैं, तो इनको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छी सी ट्रीट्स जो है वो आज अपने घर वालों को दीजिए। चलिए जी, लव यू मोहम्मद हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और मज़ेदार टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे कि सैर व तफरीह इंसान की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी सराउंडिंग के लिए, उसके एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कितनी ज़रूरी है, उसके मूड को बेहतर करने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सूफ़ी शाह मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड देन वी हैव सर महमूद, जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, कैसे हैं आप? सर ये बताएं कितनी ज़रूरी है सैर व तफरीह? देखिए, जैसा कि इंसान अपने अच्छे नज़र आने के लिए अच्छे कपड़े पहनता है, खूबसूरत आने के लिए
श्रृंगार करता है, बाल अपना और चप्पल अच्छे पहनता है, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए सैर व तफरीह बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देखिए सोच विचार वाला दिमागी तख्लीकी होता है। दिमाग आपके जो है ना पैराशूट की तरह होते हैं, जब वो खुलता है तो काम करता है। तो आपके दिमाग को खोलना चाहिए, जब तक खोलेगी नहीं तो काम नहीं करेगा। देखिए जब आप देखते हैं तो लेंस लगा के गौर से देखते हैं तो दिमाग जो है काम करता है। जैसा कि आप ऐनक को आप निकाल कर बार बार साफ़ करते हैं, देखते हैं, इसी तरह दिमागी सेहत के लिए सैर व तफरीह बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर निकलना चाहिए। उससे क्या होता है, दिमाग जो है पिक्चर बनाता है। वो पिक्चर जब दिमाग में बन जाती है, आप सैर व तफरीह देखते हैं तो देखिए बाद लोग देखा होगा आपने, सैर व तफरीह के बाद आके वो कहानी सुनाते रहते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में पिक्चर बन जाती है तो उसके वजह से बेहतर होते जाता है। जब तक सैर व तफरीह नहीं करेंगे दिमाग सही काम नहीं करेगा। देखिए दिमाग में ना अल्लाह ताला ने जिस्म में खुदकार निज़ाम पैदा किया हुआ जो तमाम दिफाई निज़ाम में काम करता है, लेकिन दिमाग को नहीं देखा गया। दिमाग जो है बहुत अहम ज़रूरत। दिमाग में ज़रा भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई तो सबसे पहले मैदा ख़राब होगा, सबसे पहले मैदा ख़राब होगा। देखिए बहुत से लोग देखा होगा आपने, एंजाइटी टेंशन में आते हैं तो मैदे की ख़राबी बताते हैं। तो दिमाग की सेहत के लिए ये सैर व तफरीह बहुत ज़रूरी है। किसी जगह भी चले जाए, अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, सही नहीं हो रहे, दवा भी खा रहे हैं, नहीं हो रहे, तो आप सैर व तफरीह के लिए जाएं, आप सही हो जाएंगे। इसलिए आबो हवा लगेगी, आपका दिमाग देखेगा करेगा, तो जब माइंड चेंज होगा तो बॉडी के अंदर भी चेंजिंग हो जाएगी। तो सबसे अहम मसला जो दिमाग को चेंज करने का हो। आपने देखा बहुत से लोग समुंदर जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो क्यों बेहतर हो जाते हैं कि वहाँ की जो नमकीन हवा जो है वो सांस के ज़रिए आपके जिस्म में जाती है और ऊपर आपके ओरा को साफ़ कर देती है और जहन में अच्छी चीज़ें छोड़ती है। इस वजह से जब आप वापस आते तो सुकून महसूस, देखा होगा आपने, सैर व तफरीह के बाद आने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है। उसकी वजह क्या है कि आपका दिमाग फिर सुकून में आ जाता है, आपको कहता है अब आराम करो। तो सैर व तफरीह बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए जून जुलाई में बच्चों की छुट्टी होती हैं तो बच्चे जाते हैं घूमने के लिए। क्यों जाते हैं? हर वो को पढ़ते पढ़ते तंग आ जाते हैं, तो इसी वजह से उनको ले आके घुमाया जाता है, दिखाया जाता है, सैर व तफरीह की जाती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये बीमारियां आस्ते आस्ते जन्म लेते 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 फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। सही। सूफ़ी भाई आप बताइए कि सैर व तफरीह कितनी ज़रूरी है और कब चले जाना चाहिए, कितनी टाइम बाद काम से ब्रेक लेना चाहिए? 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 साल, और घूमना फिरना चाहिए एटलीस्ट 4 दिन 5 दिन सैर व तफरीह करनी चाहिए? देखिए 3 या 4 महीने में तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक जो स्केड्यूल बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, संडे टू संडे ऑफ होता है। हाँ। तो लोगों को अपना एक ब्रेक लेने के लिए एक हैबिट बना लेनी चाहिए। सही। कि अगर आपका संडे ऑफ है, आप फ्री हैं, तो आप ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर आप लुत्फ़अंदोज़ हों। सही। जहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स रहे। जैसा कि सर ने बोला कि आपकी जो बॉडी है पूरी वो रिलाई करती है आपके माइंड के ऊपर। सही। आपका माइंड ही फ्रेश नहीं होगा। एक बंदा है वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कंटिन्यूसली काम में बिजी है। सही। आने जाने में, यहाँ कराची के ट्रैफिक से आप वाकिफ़ है, आने जाने में उसको कितनी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब उन सारी चीज़ों को, वो जो हफ्ते का एक स्ट्रेस होता है उसके ऊपर, पूरा एक हफ्ते की जो उसके ऊपर प्रेशर होता है। अब ऑफिस में जाता है बॉस प्रेशर, किसी कंपनी में अगर कोई बंदा काम करता है वहाँ पर मालिक का प्रेशर, सुपरवाइज़र का प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे जो है ना वो आपके माइंड पर हावी हो जाती हैं। तो मेरी नज़र में एटलीस्ट वंस अ वीक आप इस ऐसी जगह पर जाए। लाजमी नहीं आप समंदर पे चले जाएं, लाजमी नहीं आप बड़े रिजॉर्ट में चले जाएं, आप ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो शाम के टाइम पर अपना टाइम निकाल के स्टेशन हो गए, बड़े ग्राउंड्स हो गए, वहाँ पर रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो वो वाली हैबिट अपने अंदर अपना लिया अगर हम लोग सैर व तफरीह इसमें भी आ जाते हैं। मसला ये होता है ना सूफ़ी भाई, चलें लड़के तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो ख़वातीन होती हैं वो संडेज़ वाले दिन, अगर तो वर्किंग वीमेन नहीं है तो उनको बहुत सारे काम होते हैं, और उस सारे सिनेरियो में जो एक सैर व तफरीह का एलिमेंट है ना कि आपने पुरफ़ज़ा मुकाम पर जाना है, घूमना है, फिरना है, वो किन टाइमिंग्स के ऊपर आपको लगता है कि ठीक रहता है कि नहीं भी साल में 6 महीने में ज़रूर जाना चाहिए? वो तो आपके जो ब्रेक्स आते हैं, जो स्मॉल ब्रेक्स आते हैं, जो आपका वीकली ब्रेक होता है, वो तो होता ही है, जाहिर सी बात है, वो आप सैटरडे संडेज़ को कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं।
बट प्रॉपर एक जो है ना वो एक ऐसे मुकाम पर जाना जहाँ पर फ़िज़ा जो है वो आलूदगी से पाक है, एक पुरफ़िज़ा मुकाम है, पीस है, मेंटल पीस है, तो वो कितना ज़रूरी है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना, सैर व तफरी करना, घूमना फिरना और जाना। इससे क्या असर पड़ता है मूड के ऊपर, क्या असर पड़ता है इंसान की अपनी बहुत सारे कामों पे भी असर पड़ता है ना, कि आप बहुत जगह पे आप स्टक होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप लेथार्जिक भी फील कर रहे होते हैं। कितना चेंज लेके आती है सैर व तफरी? अगर मैं बीइंग मर्द बात करूँगा तो औरतें मशीन नहीं है। अगर मर्द को मुझे अगर हफ्ते में स्ट्रेस अपना दूर करने के लिए, एक औरत है वो अगर हाउस वाइफ है, वो पूरा दिन घर में बच्चे संभालती है, घर संभालती है पूरा, हालांकि उससे मुश्किल, हमसे मुश्किल ज़्यादा काम उसका है। सही। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप उसको हफ्ते में तो एटलीस्ट एक बार जो है वो आउटिंग करवाएं। अब उसको ब्रेक देते कि भाई आज खाना हम लोग बाहर से खा लेते, आप घर में आराम करें, सुकून करें। अब अगर नहीं कर पाते, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो चले जाए, क्योंकि सैलरी जब आती है तो बंदा 2-4 हज़ार रुपये अपने घरवाली के ऊपर खर्च कर देगा, तो उसका जो महीना है वो पूरा पुरसुकून गुजरेगा। क्योंकि घर में औरत अगर बैठी हुई है एक ही जगह पर, वही सेम दीवारें चारों देख रही है, वही सेम फेसेस वो देख रही है, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर प्रेशर ये भी होता है कि मोहल्ले के लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, कि भाई आप अपने घर में ही रहे, मतलब आना जाना आपका मोहल्ले वाले लोगों के साथ बहुत कम होता है। तो वो बंदे जो वो हो जाते स्ट्रेस में। उन औरतों में हमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर का रेशो, शुगर का रेशो, एंग्जाइटी का रेशो, डिप्रेशन का रेशो, ये ज़्यादातर औरतों में क्यों पाया जाता है? वजह यही है कि हम लोग जो है वो उनको घरों तक महदूद रख देते हैं। तो उनके लिए भी यही है कि आप उनको लेकर जाएं। अब एटलीस्ट अगर आप फैमिली नहीं लेकर जाते, आपके बच्चे बड़े हैं, आप बच्चों को घर में बिठा दें, आप मियाँ बीवी आपस में चले जाएं। क्योंकि ज़्यादातर औरतों को जो है वो ये आउटिंग्स वगैरह का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है, उनको लॉन्ग ड्राइव्स का शौक होता है। तो आप जो उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह से वो चाह रही हैं, आप उनको एटलीस्ट थोड़ा सा दें, टाइम दें, उनके लिए जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके घर भी जो है वो पुरसुकून रहेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर भी जो है वो पुरसुकून रहेगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि लोग 2-2, 3-3 साल कहीं घूमने नहीं जा पाते और वो एग्जॉस्ट हुए होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो संडेज़ को ही जो है वो फोकस कर लेते हैं या सैटरडे को फोकस कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपके लिए मेंटल पीस है, जहाँ पर आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ के ऊपर भी क्या जो है ना वो असरात? मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो जब भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ तो मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे सुकून मिले, शांति हो, मिले। हाँ। बिल्कुल कोई भी जो डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो आप ऐसी जगहों पर जाएं। वो हर बंदे की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है वो चाह रहा है, उसकी नेचर के मुताबिक वो कहाँ पर ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। अब लेडीज़ है वो मॉल्स में ज़्यादा एंजॉय करती हैं, वो रिजॉर्ट्स में या रेस्टोरेंट में जाकर ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अगर कोई ऐसी है जिसको सी साइड जो है वो ज़्यादा पसंद है तो आप उसको वहाँ लेकर जाएं। मतलब हर किसी के अपनी नेचर के मुताबिक है, जो जहाँ पर अपने आप को रिलैक्स फील करे वो जाए। कंफर्ट जोन है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पर जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ क्या होती है? सैर व तफरी है या फैमिली गैदरिंग्स हैं या फिर बहुत आप किसी मूवी के ऊपर जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? देखिए, सबसे बेहतर तो आपकी 8 घंटे की नींद। अच्छा। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आप दिन भर, नींद पूरी नहीं होगी तो आस्ते आस्ते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। 8 घंटे की नींद हो जाएगी तो पूरा दिन आपका खुशगवार गुजरेगा। उसके लिए अच्छे लोगों से मुलाकात करें, नेगेटिव लोगों से बचें। तो आपकी और वॉक करने की आदत डाल लें तो आपको जिस्मानी जहनी बीमारी नहीं होगी। वॉक करने से देखिए ना, कम से कम जैसे लोग हैं हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, 30 साल के बाद कम से कम 2 साल में अपना पूरे जिस्मानी चेकअप करवाना चाहिए। अगर चेकअप करवाते रहेंगे तो आने वाली तकलीफ बीमारियों से बचे रहेंगे। हम लोग नहीं करते। उससे क्या है कि पता चल जाता है कि आपके जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। हम लोग नहीं करवाते। जब होता है तो फिर भागते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बीपी बढ़ गया, ये हो गया, गुर्दे खराब, ये खराब। तो हर 2 साल के बाद अपने जिस्मानी चेकअप कराएं। दूसरे नंबर पे ये है कि पैदल ज़रूर चलें, कम से कम 500 कदम ज़रूर चलें। अगर आप चलेंगे तो हार्ट की बीमारी से बचेंगे, गुर्दे की बीमारी। अगर आप पैदल चलते हैं तो दवा से दूर रहेंगे। हमारे यहाँ पैदल नहीं चलते, पैदल चलेंगे तो आपकी बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। दूसरा, जो 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और घर से निकलना ज़रूरी है। ख़वातीन को लेके निकलें भाई, वो 4 दीवारी के अंदर देख देख के उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। उनको भी टेंशन, फिर
जो ना ख़त्म होने वाली बीमारियां वो लग जाती है। फिर आप क्या डॉक्टरों के पीछे भागते रहेंगे? उससे बेहतर कि आप उनको लेके निकलें, जहाँ उनके दिल चाहता है उनसे पूछे कौन सी जगह अच्छी लग रही है, वहाँ लेके जाए। कम से कम महीने में तो एक दफ़ा निकलें, 2 महीने में एक दफ़ा लेके निकले। असल दिमाग पिक्चर बनाता है, दिमाग में जब पिक्चर डालेंगे वही देखिए नफ्सियात का कानून है। अगर एक पिक्चर को बार बार आप देखेंगे 15 से 20 दफ़ा तो उस जैसे आप बन जाते हैं। फिर आप उसको हिला नहीं सकते, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, वो आपको तंग करेगा। जब आप अकेले बैठेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को देगा, आपके अंदर वो कैफियत आ जाएगी। तो सैर व तफरी बहुत ज़रूरी है। वैसे खाने कम खाएं, कम पिएं, लेकिन अपनी वॉक करें और सैर व तफरी के लिए जाएं। और आजकल दवा से बचना है तो जाए, वरना आपके लिए फिर दवा एक दफ़ा लग गई तो फिर ना ख़त्म होने वाली बीमारी वो आपको एक दूसरी तीसरी से चौथी आती जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सैर व तफरी करना बड़ा ज़रूरी होता है, और सैर व तफरी करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका ब्रेन, आपका हार्ट जब इन मुकामात पर मौजूद होता है, आप ख़ुद मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली आप वो सारे मनाजिर जो है उसको फ़ील करते हैं, जिससे आपके जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिससे आपका जो पैल्पिटेशन है वो रिलैक्स होता है। पूरा साल जो आप सोच रहे होते हैं, पूरा साल आप जिस स्ट्रेस में होते हैं, आप उस स्ट्रेस से दूर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता होता है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके यहाँ पर आए हैं मेंटल पीस के लिए। उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, और ऐसे मनाजिर आपके सामने हैं कि जिनको अगर आप मिस कर देते हैं, जिनको अगर आप फील कर देते हैं, तो आप वापस जाके बहुत ज़्यादा पछताने वाले। तो इसलिए सैर व तफरी, या फिर कहना चाहिए आउटिंग, या ऐसे मुकामात पर जाना, एक्सप्लोर करना, झरने देखना, नदियाँ देखना, पहाड़ देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके मूड के लिए और आपकी गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है। शो में इस पर मज़ीद भी करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई, जब ब्रेक के लिंक पे हम थे तो सूफ़ी भाई से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि आपने ज़रूर ये बात करनी है कि जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सैर व तफरी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि बच्चों के हवाले से जो आप बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो सुस्त भी होते हैं, कुछ लेज़ी भी होते हैं, लेथार्जिक भी होते हैं, कुछ ज़िद्दी से भी होते हैं, इनके मूड भी चेंज हो जाते हैं जब आप सैर व तफरी पर लेके जाते हैं, थोड़ी सी एक्टिवनेस आ जाती है। देखें, आप अगर अपनी देखें, ऑब्जर्वेशन देखें तो बच्चा 2 तरह का होता है। हाँ। एक बच्चा होता है जो लेजी होता है, जिद्दी होता है, घर में पड़ा रहता है, हम उसको मोबाइल हाथ में दे देते हैं। अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, मतलब चुप कराने के लिए जो हमारी वालिदा होती हैं बच्चों की, वो क्या करती हैं, उनको मोबाइल हाथ में देती थी, कार्टून लगा के, बेटा आप बैठ कर देखो। अब उससे क्या होता है, बच्चों की आंखें खराब होती हैं। एक बच्चा जो घर में पूरा दिन पड़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि वालिदैन उसको निकाल देते बाहर के, भाई जाकर थोड़ा बाहर घूम फिर के आओ, खेल लो। वो बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसके जो है एक सोचने की सलाहियत भी बढ़ती है। और अगर कहीं पर हम लोग प्लान करते हैं, जैसे वेकेशन प्लान हमने किया, तो उसमें हम लोगों ने अगर कोई सेटअप बनाया हुआ है कि भाई हम लोग बच्चों के लिए क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह लेकर जा रहे हैं, कोई मैट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर उनको बिठा के अच्छे से रनिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो उनकी बॉडी फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम लोग देखें देखिए, हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, जून जुलाई हुआ नहीं, यहाँ से लोग ज़्यादातर जो है वो मरी की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ सिंध में गोरख हिल स्टेशन के नाम से भी एक है, जो कि दिसंबर में वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। मतलब अगर आप अभी हम न्यूज़ सेशन में ये डिस्कशन कर रहे थे गोरख हिल के हवाले से ना, जरा थोड़ा सा बताएं। हाँ, गोरख हिल्स में ये है कि वहाँ पर देखो ठंड जो है वो एज कम्पेयर टू यहाँ के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है यहाँ से। अगर आप यहाँ से जाते तो कम से कम मतलब मरी में अगर हम लोगों का एक बजट हम बनाएं तो 2-2.5 लाख रुपए तो हमारे कहीं नहीं गए, अगर 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो अब यहाँ से गोरख हिल्स की तरफ अपना प्लान बनाने 3-4 दिन वहाँ पर बच्चों को बैठा, क्योंकि वो बच्चे जो है वो अगर वहाँ पर वही ठंड महसूस करेंगे, वही चीज़ें देखेंगे जो उनको वहाँ पर सारी नज़र आ रही हैं। क्योंकि माउंटेनियस एरियाज़ जो होते हैं ना, वो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करते हैं। अब यहाँ पर कारूंझर है, थरपारकर में, वहाँ पर आप चले जाए, जब बारिश होती है तो वहाँ पर आबशार वगैरह बहते, जो वाटरफॉल होता है, तो ऐसी जगहों पर ही बच्चों को लेकर चले जाए जहाँ पर कम से कम जून जुलाई में ये बारिशों का सीज़न है। तो वहाँ पर अगर बच्चा जाता है ऐसे एरियाज, वो बिल्कुल पीसफुल माइंड होता है, ताज़ा हवा होती है। अब अगर आप गोरख हिल्स की बात करें तो ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है ताज़ा हवा वहाँ पर भी मिलनी है। थरपारकर की साइड पर अगर हम लोग चले जाए तो वहाँ पर जब बारिश का सीज़न होता है, हरियाली होती है, तो वहाँ पर बच्चों की जो है वो एक क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन है वो प्योर मिलती है, क्योंकि वहाँ पर शजरकारी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पर इस तरह के माहौल नहीं है। अगर बच्चा कोई जाना चाह रहा है किसी पार्क में, आप उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, अब इतना भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बाहर का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि आपके बजट के में नहीं आ रहा,
तो एटलीस्ट जून जुलाई के महीनों में आप बच्चों को उस जगह पर लेकर जाएं, दिसंबर की वेकेशंस में आप ऐसी जगह पर बच्चों को लेकर जाएं जहां पर वो लुत्फ़अंदोज़ हो। जून जुलाई में अगर आप 2 मरतबा भी बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर उनको खेलने कूदने का मौका फराहम करते हैं, लेडीज़ आपकी साथ में हैं और वो भी वहाँ पर अगर आपके साथ एंजॉय कर रही हैं, तो आप नेगेटिव थाट्स को ना देखें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की क्या होती है कि यार हम लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो अजीब तरह के लोग होते हैं। सी साइड पर आप चले जाए, वहाँ पर एक वल्गर जो है वो आपको टोला मिलेगा जो आपको उठते बैठते परेशान करेगा, मतलब किसी की लेडीज़ के साथ जाकर इंटरेक्ट करने की ज़बरदस्ती कोशिश करेगा। अब उन चीज़ों को ना देखें। अगर देखें अब आपके अंदर जो है ना, अगर आप पॉजिटिव हो, क्योंकि बुराई हमेशा उसको नज़र आती है जो खुद अपने अंदर में बुरा हो। तो हमें अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, दूसरी के माँओं बहनों के लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो मेरे ख्याल में लोगों की नज़रें जो हमारी फैमिली पर नहीं जाएंगी। तो आप उनसे भी गुरेज ना करें, इतना ना करें कि यार हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, फैमिली हमारी देखेगी। ये चीज़ें जो है ना वो जो हमारी मज़हबी फैमिलीज़ है, मतलब इस्लामिक उसमें देखती हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुरेज करती है। वो अपने घर वालों को 4 दीवारी के अंदर ही रखते हैं। अगर बाहर निकलते भी हैं तो वो एक अबाया वगैरह इस तरह से पहना के मतलब निकलते, ताकि वो सही से वहाँ से पर लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हो पाते। तो आप उनको थोड़ा सा करें, आप उनके उस पर थोड़ा सा करें कि भाई आप बाहर लेकर के आप वो पर्दा वगैरह ना छोड़ें, उनका पर्दा बरकरार रखें, लेकिन उनको बाहर तो लेकर जाएं। घर में अगर वो बैठे रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है बीमार होंगे, मैदा ख़राब होगा, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी वगैरह की चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में बच्चों के साथ साथ औरतों के साथ साथ सबको जो है वो एक फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए और स्पॉट अपना फिक्स करना चाहिए कि हमने यहाँ पर जाना है और बजट अपना देखना चाहिए। उसके बाद जो है वो आगे की चीज़ें करनी चाहिए। सही कह रहे हैं कि अपना बजट देखकर फिर आगे की चीज़ें जो है वो आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। सर आप क्या बताएंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आज हमारा सैर व तफरीह का टॉपिक है कि सैर व तफरीह कितनी ज़रूरी है, सैर व तफरीह पर जाना कितना ज़रूरी है। जो लोग सैर व तफरीह पर नहीं जा पाते वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? उनकी कोई रीज़न होगी, कोई बीमार होता है या घर में कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या 10,000 इशूज़ होते हैं, तो दे कुडंट गो ऑन विजिट्स रेगुलरली, कि वो नहीं जा पाते या पिकनिक्स के ऊपर, या तो वो वैसे ही घर में ही या अपनी सराउंडिंग के अंदर ही अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं? देखिए मसला ये है कि अगर आप वॉक तो ज़रूर करें। जो लोग वॉक नहीं करते, वॉक करने से ये होता है कि जो बुढ़ापे में बीमारियां आती हैं, अल्जाइमर की होती है और दूसरी डिमेंशिया की बीमारी है, तो वो नहीं होगी। अभी से मैं ये बता देता हूँ, जो लोग 40 से ऊपर हो गए उनको वॉक करना ज़रूरी है ताकि आइंदा ज़िंदगी जीने के लिए ये अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाएं। अगर वो बैठे रहेंगे, देखिए बैठे रहेंगे तो आपको दुनिया की तकलीफ, आपने देखा होगा बहुत से लोग घरों में नौकर रख लिए हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते। सबसे ज़्यादा बीमारियां उन पे हावी हो रही है, इसलिए वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहे हैं। पैसे का ये है कि ये कर दो वो कर दो, खुद अपने हाथ पैर ये तो हेल्दी लाइफस्टाइल होगी ना। मेंटल हेल्थ यानी उनका मेंटल हेल्थ के लिए बता रहा हूँ कि अपनी बॉडी को चलाएं। कुछ भी है, पानी पीना तो खुद पढ़ के पिए, कुछ लेना तो खुद करें, सौदा स्लिप खुद लेने के लिए जाएं। जब आप बाहर जाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, करेगा। और वॉक जरूर करो। मैं इसलिए वॉक पे जोर कर, जो वो लोग वॉक नहीं करे बीमारियां बढ़ रही हैं। और रह गया जो मोबाइल का है, बच्चों को मोबाइल नहीं दें। मोटे मोटे चश्मे लग गए, मेरे पास आते हैं लोग लेके, और बाकायदा ख़वातीन उल्टा ऐसी बात करती कि ये तो रज़ाई के अंदर भी मोबाइल देख रहा होता है, तो वो बच्चा कहाँ से सही होगा। वो जो दिमागी तवाज़ुन को भी खींच ले रहा है मोबाइल, और आपकी आँख की रोशनी को भी खींच रहा है, आपको स्ट्रेस भी पैदा करेगा, सर्वाइकल भी पैदा करेगा, आपको चक्कर आएंगे, बच्चा फिर जाएगा। बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए, सूफ़ी भाई हमारे शो पर आए, और जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी वजह से किसी भी सर्कमस्टांसेस में हैं और कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहले जब आपका दिन स्टार्ट होता है तो अपने दिन के स्टार्ट होते ही आपने जो है अपने आप को रिलैक्स रखना है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती है। उससे जो होते हैं वो आपके ब्रेन सेल्स वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके घर पर छत है या कोई खुली जगह है, कोई खुली ऐसा मुकाम है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, तो ज़रूर मगरिब के टाइम ज़रूर बैठें। और मगरिब के टाइम जब आप अजान सुने और फिर उसके बाद आप जब नमाज़ को जाएँ, तो आपको फ़ील होगा कि मगरिब की अजान सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा खुली फ़िज़ा में बैठ के। और फिर एक्सहेल इनहेल ये ज़रूर करें।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे सर ने कहा कि वॉक करना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल वॉक करना ज़रूरी है। 10 मिनट रोज़ाना वॉक करें, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी एज से है, लेकिन 10 मिनट वॉक आपके लिए है। मगरिब की अजान ज़रूर सुनें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर जाके नमाज़ अदा करें, और शाम में एक्सेल इनहेल या सुबह में किसी भी टाइम पर आप ये ज़रूर करें। बहुत सारा पानी पिएं और ऐसे आर्टिकल्स पढ़ें, ऐसी चीज़ें देखें जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आपका फेवरेट है। ये आपके मूड स्विंग्स को बेहतर करेगी। और उन लोगों को ज़रूर कॉल करें जिनसे बात करके आपको बड़ी सच्ची खुशी होती है, क्योंकि ये आपकी मेंटल थेरेपी है। जब आप कहते हैं ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट है। तो अपनी मेंटल ग्रूमिंग के लिए, अपनी मेंटल हैप्पीनेस के लिए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो आपको जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, लेकिन समहाउ अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं तो ज़रूर ऐसे लोगों से बात करें जिनसे बात करके आपको खुशी होती है। ज़रूर ऐसे लोगों से कॉल पे बात करें, ज़रूर ऐसी गैदरिंग में बैठें। अगर आप अकेले भी हैं तो ऐसी चीज़ें सर्च करें, ऐसी चीज़ें देखें जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पर जो है पॉजिटिव असर डालती हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमारे शो का जो टाइम है वो अब एंड अप हो गया है, और हमारे शो पे जो है सर महमूद आए और सूफ़ी भाई आए, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आज का शो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर आप जो है वो हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आज का जो हमारा शो था ओवरऑल आपको कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना जो वीकेंड है वो बड़े अच्छे से आपने जो है वो सेलिब्रेट करना है, आना जाना है और खाना पीना है, और साथ साथ हमें बताना भी है कि क्या कुछ किया आपने वीकेंड पे। मंडे को लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी टॉप स्टोरीज और अच्छे से टॉपिक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।